मई जंग में पाकिस्तान ने भारत को वाज़ेह शिकस्त दी। अमेरिकी कांग्रेस रिपोर्ट में भारत के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की फतह का एतराफ। पाकिस्तान की जीत में चीन का अहम किरदार रहा। रिपोर्ट में कहा गया कि भारतीय राफेल तैयारे भी पाकिस्तानी दिफा और चीनी टेक्नोलॉजी के सामने बेबस हो गए। पाकिस्तान ने भारतीय राफेल तैयारे गिराने में चीन की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। पाकिस्तान ने चीनी इंटेलिजेंस का भी फायदा उठाया। चीन को पाक भारत जंग में अपने हथियारों को आजमाने का बेहतरीन मौका मिला। भारत ने एतराफ किया कि पाकिस्तान ने 109 मिलिट्री अहदाफ को निशाना बनाया। भारतीय दिफाई लाइन में ऐसी दरार डाली गई जिन्हें नई दिल्ली आज तक छुपाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान की कामयाबी के बाद इंडोनेशिया ने राफेल तैयारों की खरीदारी रोक दी। भारत फिर पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने वाला था। मैंने ये जंग भी होने से पहले रुकवा दी। दुनिया में 8 बड़ी जंगें रोकी जिस पर फख्र है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि तिजारत की बुनियाद पर जंगें रुकवाई। पाकिस्तान अच्छे इकदाम कर रहा है। F-35 लड़ाका तैयारे समेत डील में शामिल सऊदी अरब अमेरिका से तकरीबन 300 टैंक्स भी खरीदेगा। सिविल न्यूक्लियर मुआहदे पर भी इत्तफाक। सऊदी अरब अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात के लिए पुरआज़्म है। सऊदी अरब हमारा सबसे बड़ा नॉन नेटो इत्तेहादी है। अमेरिकी और सऊदी शोबों के दरमियान 270 अरब डॉलर्स के मुआहदे, दिफा, तवानाई, AI में सरमायाकारी के मुआहदों पर दस्तखत हो गए। अगर शहरी हुकूमतों को इख्तियारात और वसाइल नहीं मिलते तो सूबा नागुज़ीर है। सिंध या कोई भी सूबा अगर नीचे वालों के इख्तियारात गस्ब कर लेगा तो फिर सूबा बनाना भी आइन का हिस्सा है। नए सूबे बनाना गैर आइनी नहीं। जो लोग 18वीं तरमीम को रोल बैक करने के खिलाफ हैं उन्हें चाहिए कि अवाम को हुकूक दें। उनको MQM की तजवीज़ की हिमायत करनी चाहिए। MQM की तजावीज़ की पंजाब और दूसरे सूबों ने भी हिमायत की है। उम्मीद करते हैं कि MQM पीपल्स पार्टी को भी मना लेगी। शाबाश अरशद नदीम, शाबाश। चैंपियन जेवलिन थ्रोअर एक बार फिर कौम की उम्मीदों पर पूरा उतरे। अरशद नदीम ने मुसलसल दूसरी बार इस्लामिक यकजहती गेम्स में गोल्ड मेडल जीतकर पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद कर दिया। सऊदी अरब में जारी इस्लामिक यकजहती गेम्स के फाइनल में अरशद नदीम ने सबसे लंबी 83.05 मीटर की थ्रो की और तमाम हरीफों को पीछे छोड़ते हुए एक बार फिर मुल्क का नाम रोशन कर दिया। यासिर सुल्तान ने सिल्वर मेडल जीत लिया। यासिर सुल्तान ने 76.04 मीटर तवील थ्रो से तमगा अपने नाम किया। तीसरी पोजीशन नाइजीरिया के एथलीट ने हासिल की। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ट्राई नेशन सीरीज में शरीक टीमों के एजाज़ में जोहराना। पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम्स ने शिरकत की। वज़ीर आज़म ने कहा तीनों टीम्स ने सीरीज में शिरकत करके जिस जज्बे और लगन का मुजाहरा किया वो काबिल सताइश है। तमाम खिलाड़ी अपने अपने मुल्क की बेहतरीन नुमाइंदगी कर रहे हैं। खिलाड़ी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की ऐसी मिसाल कायम करें जो नौजवान नस्ल के लिए मशअल राह हो। पाकिस्तान में जारी 3 मुल्की क्रिकेट सीरीज के दूसरे मार्के में श्रीलंका और जिम्बाब्वे आज मद्दे मुकाबिल होंगे। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6 बजे शुरू होगा। इवेंट के पहले मैच में पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को 5 विकेटों से आउट क्लास किया था। अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर और खुशामदीद। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं सादिया सैमसन। उम्मीद करते हैं आपके दिन का आगाज अच्छा हुआ होगा। जी हाँ, आज का आगाज कर रहे हैं एक और बड़ी ही जबरदस्त खबर से। वो खबर हमें तो पता है, कई मरतबा हम कह चुके हैं, अमेरिका कह चुका है, भारत मानने को तैयार नहीं है। लेकिन अब अमेरिकी कांग्रेस ने भी पाक भारत मई 2025 की झड़प में पाकिस्तान की बर्तरी पर मोहर लगा दी। एब्सोल्युटली। अमेरिका चीन इक्तसादी और सलामती जायजा कमीशन की कांग्रेस में जमा कराई गई रिपोर्ट में साफ साफ कह दिया गया है 4 रोजा जंग में पाकिस्तान ने भारत पर फौजी बर्तरी हासिल की। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि इस दौरान चीन ने पहली बार अपने जदीद हथियार आजमाए। उनमें मिसाइल सिस्टम था, PL-15 एयर टू एयर मिसाइल और J-10 लड़ाका तैयारे शामिल थे। और सादिया, सबसे अहम बात यह कि पाकिस्तान ने इन्हीं चीनी हथियारों की मदद से भारतीय राफेल तैयारों को निशाना बनाया। वही राफेल जिन पे लीमू मिर्च तो लटका दिए थे, पाकिस्तानी पायलट्स ने बस उनको हवा में फ्राई कर दिया। और यही नहीं कि भारत ने हमेशा चीनी हथियारों को कमतर समझा, लेकिन इस जंग ने पूरी कहानी बदल दी। पाकिस्तान ने इब्तिदा में 5 भारतीय तैयारे मार गिराने का दावा किया, फिर 7 तादाद बताई। फिर हुआ क्या सादिया? एक्चुअली हुआ ये कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप तो इससे भी आगे निकल गए, क्योंकि उन्होंने कहा कि असल में तो 8 भारतीय तैयारे गिराए गए हैं। मुख्तसर ये कि अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट ने मई 2025 की लड़ाई में पाकिस्तान की फौजी बढ़तरी को न सिर्फ तस्लीम किया बल्कि
चीन पाकिस्तान दिफाई ताउन की अहमियत भी उजागर कर दी। सादिया, इस मौके पे मुझे भारतीय जर्नैलों की वो गीदड़ भभकियां याद आ रही हैं जिनमें से अब भभूके उठ रहे हैं। ताज़ा तरीन भभकी तो जनरल उपेंद्र ने मारी 2 दिन पहले। वो फरमाते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक ट्रेलर था। अगर ये 84-88 घंटे का ट्रेलर था तो अब जो आप फिल्म देख रहे हैं पूरी दुनिया में आपकी हजीमत की, जिसका नाम है तैयारे ज़मीन पर, हम बात कर लेते हैं इसी सारे मामले पे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान दिफाई तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अब क्या करें, भारत को लिख के दे दें, क्योंकि पूरी दुनिया जो है, कांग्रेस ने भी अब रिपोर्ट जमा करा दी है। everyone has sealed the victory and the victory was for Pakistan। तो कैसे सबब करेंगे इस मामले को आप? या कह सकते हैं कि इट इज द फाइनल नेल इन द कफन ऑफ द सो कॉल्ड नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर ऑफ द रीजन। और देखें कि इसमें एक्नॉलेजमेंट है पाकिस्तान बीट इंडिया स्क्वायरली, पाकिस्तान की प्रोफेशनलिज्म की बात है, पाकिस्तान की लीडरशिप की बात की। फिर उन्होंने कहा कि एक्नॉलेज के चाइनीज वेपन्स एंड इक्विपमेंट यूज़ किया और राफेल गिराया। तो उसका हम ये कहते हैं कि चाइनीज वेपन्स एंड इक्विपमेंट यूज़ किया, लेकिन इट इज़ मैन बिहाइंड द गन या इज द मैन इनसाइड दैट मशीन जिसने उसको ऑपरेट किया। और मल्टी डोमेन ऑपरेशंस में हम गए हैं और जिस तरीके से जाके प्रोफेशनलिज्म हमने अपना आप को साबित किया। और देखें, प्रेसिडेंट ट्रंप ने हमेशा जब बात की तो देखें, जब भी प्रेसिडेंट ट्रंप या रिपोर्टर्स जो भी बात करता है तो वो बेस्ड ऑन इंटेलिजेंस होती है, जो उनको डेली ब्रीफ किया जाता है कि ये सिचुएशन है। फिर उनके पास जीपीएस सिस्टम है, दे मॉनिटर द इंटायर यूनिवर्स, दुनिया में जो ग्लोब में क्या कुछ हो रहा है। चाइनीज के पास बेडू सिस्टम है, तो उनको पहले से भी इंफॉर्मेशन थी और मुझे यकीन था किसी दिन ये तो बता भी देंगे कि क्या हुआ है, वो जहाज़ों को भी बता दें। सो पाकिस्तान प्रोवाइडेड द एविडेंस, हमने तो बता दिया, टेल नंबर तक बता दिए, 4 राफेल थे और बाकी जहाज क्या थे। सो इससे अभी ये है कि देखें, इट इज ए डिजास्टर फॉर द पॉलिटिको मिलिट्री लीडरशिप ऑफ इंडिया कि जिस तरीके से इन्होंने बयानात दिलवाए हैं। देखें कि सिंस इनके अब मिलिट्री जो है दैट हैज बीन पॉलिटिसाइज्ड एंड सफरनाइज्ड। और फिर आपने देखा होगा कि उनके सीडीएस ने आगे बयानात दिए, फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो थे उपेंद्रा, उन्होंने बयानात दिए, एयर चीफ ने कभी 5 जहाज कभी 7 जहाज किया। और फिर तो वो एक और स्टोरी थी, डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए एक साइकोलॉजिकल वारफेयर लड़ रहे थे। लेकिन यह है कि इस रिपोर्ट ने सब कुछ कंक्लूड कर दिया है एंड दैट इज द एक्नॉलेजमेंट। फिर देखें एक्नॉलेजमेंट कैसे आई आपके सामने। पाकिस्तान में फिर देखें कि पाकिस्तान के एक साउथ एशिया में नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइजर बन गया, वेस्ट एशिया में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन गया। ग्लोबली पाकिस्तान आफ्टर दिस क्लैश, पाकिस्तान हैज बिकम ए जियो स्ट्रेटेजिक प्लेयर। और फिर देखें, इनवाइटिंग फील्ड मार्शल टू लंच बाय प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट इंपॉर्टेंस ही प्लेसेस ऑन हिम। तो वो आप देखें, जब आप चीजें डिलीवर करते हैं, बहादुरी दिखाते हैं और अपने नेशन को लीड करते हैं, फिर दुनिया भी आपको एक्नॉलेज करती है। आज प्राइम मिनिस्टर फील्ड मार्शल कहीं पे जाते हैं, आप उनकी रिसेप्शन ही देख लें किस तरीके से की जाती है, दुनिया मानती है। सो पाकिस्तान जो कौम की तवक्कुआत थी अफवाज पाकिस्तान पे, सो पाकिस्तान के फौज ने उनको मायूस नहीं किया। और हमने 4 दिनों में, अभी इन्होंने भी यही रिपोर्ट में लिखा कि 4 दिनों में हमने इंडिया को लिटा दिया। अच्छा, एक अहम बात जो हम आज भी सोचते हैं और उसका शुक्र भी बजा लाते हैं अल्लाह ताला के हजूर, वो ये कि सिचुएशन वुड हैव बीन डिफरेंट, रिजल्ट्स ऑफ द वॉर वुड हैव बीन डिफरेंट। तो ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, लेकिन यही उनकी हार उनको बार बार कंपेल कर रही है कि वो एक और वॉर की तरफ जाएं। बिकॉज उनको जो एम्बैरसमेंट हुई है वो उनको मिटानी है। तो ये थ्रेट मेरे ख्याल में उस वक्त तक मंडलाता रहेगा जब आइदर वी डोंट गो टूवर्ड्स डायलॉग कि ठीक है जी, आपने एक चीज़ इनिशिएट की थी और उसका जवाब आपको पाकिस्तान की तरफ से मिल गया, बट दिस रीजन कैन नॉट बी डिस्टेबलाइज्ड बाय एनी टेररिज्म और एनी वॉर। देखें, बिल्कुल सही है कि स्टिल वो जो ह्यूमिलिएशन हुई है या हजीमत जो हुई है, तो उसको कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे, लेकिन नियर फ्यूचर में कोई चांस नहीं है। उनकी कैपेबिलिटीज में कोई एडिशनल चीज़ आई ही नहीं है, वही पुराना स्टॉक है, वेपन सिस्टम वहाँ पर उनके पास अवेलेबल है। लेकिन पब्लिक कंजम्पशन के लिए उन्होंने बातें की है, 17,000 करोड़ का उन्होंने कहा वेपन्स एंड इक्विपमेंट खरीद रहे हैं। सुदर्शन चक्र द कंसेप्ट उन्होंने जिस तरह आयरन डोम का है वो लेके आए हैं कि हम 35 तक उसको करेंगे।
फिर कुछ लद्दाख में जाके उन्होंने वहाँ पे वेपन सिस्टम जो है ग्राउंड टू एयर वहाँ पे टेस्ट किए हैं। तो लेकिन ये है कि ग्राउंड, अब फिर आप देखें ना कि इनके सीडीएस के बयान देखें एयर चीफ के, कि उन्होंने कहा कि जो इंडिजिनियस सो कॉल्ड क्लेम्स थे, उन्होंने कहा अब तेजाज तो आज तक डिलीवर आपने किए नहीं, तो उन्होंने कहा कि इंडिजिनियस चीजें हमें मिल रही, आपको परफॉर्म करके दिखाएंगे। और फिर दुबई एयर शो में आपने देखा होगा कि वो तेजाज का वो ऑयल वाज ड्रिपिंग फ्रॉम द एयरक्राफ्ट, और फिर वहां पे हमने देखा कि टेक्नीशियन जो थे उनके they were handling this issue के शॉपर्स लेके they were catching dripping oil या उसको शॉपर से रोक कंटेन करने की कोशिश कर रहे थे। so that is the professionalism of Indian Air Force। और तेजाज तो को देखे अभी तक उन्होंने हैंड ओवर नहीं किया, लेकिन शो केस किया था। तो वहां से पता चलता है कि वेयर दे स्टैंड। लेकिन ये है कि पाकिस्तान ने बड़ा सिंपल कहा है, एनी स्मॉल प्रोवोकेशन अगेंस्ट पाकिस्तान जब भी होता है तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। वो दैट इज बड़ा क्लियर है पाकिस्तान। मसूद साहब, हम तारीख में पढ़ते आए हैं और उस पर फिर उनकी इंडिया के फॉल्स क्लेम्स भी हैं, राइट फ्रॉम 48 एंड एवरी अदर वॉर। जाहिर सी बात है हर नेशन की अपनी एक नोशन होती है, बट जिस तरीके से पूरी दुनिया उसको फिर बताती है ना, वो फिर आपकी मोहर सब्त होती है। हाउ बिग दिस अचीवमेंट इज? ट्रंप का कहना, चलें ट्रंप को कहते हैं वो थोड़ा सा ना उनका अग्रेसिव नेचर है तो वो बोल जाते हैं चीज़ें, बट ट्रंप का कहना, उसके बाद अमेरिका के कांग्रेस में इस पे रिपोर्ट जमा कराना, हाउ बिग इज दिस? ना सिर्फ ये कि खित्ते के रीजन में, बल्कि मैं इसको इस चीज़ से भी नथी करूं ब्रिगेड साहब के इस जंग में जीत के बाद पाकिस्तान की माशी सिचुएशन बहुत बेहतर हुई है, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हमारी बहुत बेहतर हुई है। हाउ मैसिव इज दिस? बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है। देखें कि अगर तसल्सल से आप देखेंगे रिसेंट हिस्ट्री में 27 फरवरी 2019 को जब हमने स्विफ्ट रिटार्ट किया, उसमें हमारी कामयाबी देखें, कारगिल को भी देख लें, और इसके अलावा जो सो कॉल उन्होंने बालाकोट में किया उसका हमने जवाब दिया। और फिर ये मैं बज़ाहिर समझता हूँ कि बेसिकली जो आपकी लीडरशिप होती है वो मैटर करती है इस तरह के वाकयात में। सो कहते हैं ना कि हाउ यू बिहेव व्हाइल इट इज हैपनिंग। और फिर देखिए पॉलिटिकल लीडरशिप ने रिस्पांसिबिलिटी दी आपकी मिलिट्री लीडरशिप को, तो फिर मिलिट्री लीडरशिप ने कौम को मायूस नहीं किया, और यहाँ पे लीडरशिप ने साबित किया। हम फौज में कहते हैं कि लीडर जो होता है सीनियर ऑफिसर, डिसीजन मेकिंग रिस्पांसिबिलिटी होती है। सो देखें डिसीजन मेकिंग जो की गई और जो फील्ड मार्शल ने की, सो डिसीजन मेकिंग वाज स्ट्रेटेजिक विजन था, तो स्ट्रेटेजिक लीडरशिप थी। और देखें कि हमने कहा 26 टारगेट जो बड़े टारगेट्स थे, अब इस रिपोर्ट में कहा 109 टारगेट्स को पाकिस्तान ने हिट किया है। सो उससे देखें तो पाकिस्तान ने वी हैव टर्न द टेबल्स। जो वो समझते थे कि पाकिस्तान हमारा जो इनिशियल स्ट्राइक्स होंगे ये बर्दाश्त नहीं कर सकेगा और फौरन भागेगा, यूनाइटेड नेशन में जाएगा, ओआईसी के पास जाएगा, दे विल रिक्वेस्ट फॉर सीज फायर। और जबकि लोकसभा में वेरी नेक्स्ट डे राजनाथ सिंह ने कहा कि हमने आज हमारे डीजीएमओ ने पाकिस्तानी डीजीएमओ से बात की थी और सीज फायर, दे रिफ्यूज, और उन्होंने कहा हम इसका जवाब देंगे। सो दैट वाज आवर पोजीशन, वो हमारी स्टैंड थी। देखें ये लीडरशिप होती है तो वो काउंट करती है, वो लीडरशिप ट्रेवल करती है, एंड जब लीडरशिप अच्छी होती है मोरल भी हाई होता है। एंड अकॉर्डिंगली आप देखें, चाहे एयरफोर्स थी, आपके ग्राउंड फोर्सेस थे, एलओसी पे थे, सब ने डिलीवर किया, और मेरे ख्याल में ऊपर से अल्लाह की मदद थी और जो जिसकी वजह से हम कामयाब हुए। रीजनल सिचुएशन इससे बहुत चेंज हुई पाकिस्तान के लिए। ऑब्वियसली चाइना हमारा पार्टनर है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर होने के अलावा भी उनके जहाज़ का इस्तेमाल, उनके फाइटर जेट्स का इस्तेमाल, वो उनके लिए कितना बड़ा कॉन्फिडेंस था, उनके लिए कितनी बड़ी मार्केट केटर कर रहा था एट द सेम टाइम। एंड देन हमने अरब कंट्रीज़ का, ऑब्वियसली हमारा उनसे लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप है, लेकिन उसकी मजबूती का एक बाब भी हमने उसके बाद देखा। सो आई थिंक इन दिस रीजन जो पाकिस्तान ने रिस्पेक्ट गेन की है आफ्टर दिस वॉर, वो सिर्फ गेन नहीं की है, वो इंडिया की रिस्पेक्ट कम भी हुई है। एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ है। देखें ना कि दुनिया भी उनको उन ममालिक की रिस्पेक्ट की जाती है जो कि किसी की स्टैंडिंग होती है। क्यों? आपने देखे जब आपने डिलीवर किया, आपने अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को, आपका टोटल बजट जो डिफेंस बजट इज $8 बिलियन, उनका $86 बिलियन है। आप कंपेयर करें दोनों को, सो इट वाज द प्रोफेशनलिज्म थी, आपकी लीडरशिप थी, मैंने कहा आपका मोरल था, सपोर्ट ऑफ द नेशन थी, और ओवरऑल जो अल्लाह की सपोर्ट आपको शामिल थी, मदद शामिल थी, जिसकी वजह से आपने ये साबित करके दिखाया कि जिस तरह फील्ड मार्शल कहते हैं
कि जिस तरह की आप इवन मिट्टी भी किसी की तरफ फूके हैं तो वो भी आपके मिसाइल बन जाते हैं। सो दैट इज योर फेथ, और जिसकी वजह से आपने साबित किया, ट्रेनिंग थी, प्रोफेशनलिज्म थी। और दैट्स वाई अभी आप देखिए कि मिडिल ईस्ट में जब से सऊदी अरब के साथ आपका जो म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है, उससे अभी बहुत सारे अरब ममालिक चाहते हैं कि वो आप पाकिस्तान के अम्ब्रेला के अंदर आना चाहते हैं। सो पाकिस्तान एक प्लेयर, एक पावर बन गया है। जिस तरह मैंने कहा, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, तो वेस्ट एशिया के अंदर भी है। अमेरिकन भी मानते हैं कि पाकिस्तान कैन प्ले की रोल इन द जियो स्ट्रेटेजिक ऑफ ग्लोब। दैट्स वाई वो चाहते हैं कि हम ईरान के मामले में एक रोल अदा करें, गजा के मामले में एक रोल अदा करें, और चाइना के साथ जो है ताल्लुकात है, या अमेरिका के लिए हम एक रोल इसमें अदा कर सकते हैं। सो पाकिस्तान का जियो स्ट्रेटेजिक प्रोफाइल भी है वो, जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि दैट हैज आल्सो रिजन अप, तो उससे भी फर्क पड़ा है। बिल्कुल। ब्रिगेडियर साहब, जस्ट वन लास्ट थिंग, ईरान के साथ झड़पों को न्यूट्रलाइज करना और बरादराना तरीके से, फ्रॉम दैट टू डिफीटिंग इंडिया, एंड फ्रॉम डिफीटिंग इंडिया to getting ourselves included in a very landmark decision, and that is the Gaza peace process. पाकिस्तान के लिए आने वाले 5 साल, आने वाले 10 साल, आने वाला फ्यूचर कितना ज़्यादा ब्राइट है? पाकिस्तान को क्या क्या मज़ीद स्टेप्स आपकी नज़र में लेने चाहिए? ऑलरेडी वी आर टेकिंग, बट क्या क्या मज़ीद लेने चाहिए ऐसे स्टेप्स कि जो हम इन चीज़ों को, इन प्लसेस पे हम कैपिटलाइज कर सकें? मेरे ख्याल में मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक हमें अपने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को देखना चाहिए। पोलराइजेशन से निकलना पड़े पाकिस्तान के लिए, हमें मुतहिद होना चाहिए। बाकी सियासत अपनी जगह पर चलती रहेगी। पाकिस्तान की इकानमी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमने इकानमी को लेकर आगे इसको स्टेबल करना है। ऑलरेडी स्टेप्स बहुत अच्छे हैं, SIFC के थ्रू भी चीज़ें मैनेज हो रही हैं, और आप फ्यूचर में देखेंगे सऊदीज विल प्ले मेजर इंपॉर्टेंट रोल। स्पेशली आपके लाखों लोग जो हैं अभी मिडिल ईस्ट में जाएंगे, सऊदी अरब में जाएंगे, क्योंकि सऊदीज के साथ जो आपका अलायंस हुआ है। फिर फ्यूचर में अगर कोई कन्फ्लिक्ट वगैरह होती है तो आप देखें, यू विल गेट ऑल लॉजिस्टिक्स और फाइनेंशियल जो है सऊदीज और मिडिल ईस्ट से आपको मिलेगा। तो मेरा ख्याल में फिर अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारे लिए अभी जो एक है द वेस्टर्न बॉर्डर्स में जो अफगानिस्तान का जो हब ऑफ टेररिज्म है, देयर इज एन इशू। और इसमें हमने देखा रशियंस भी दे आर वो सीरियस हैं, ईरानीज भी इसमें है, कतर, तुर्किया भी है। सो पाकिस्तान में बड़ा सिंपल है, कंक्लूजन है, जहां हम इकानमी को फिक्रमंद है, वहां पाकिस्तान अपनी सिक्योरिटी ऑफ सिटीजन, पाकिस्तान की सोवरेनिटी पे और पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पे कोई कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मसूद साहब, इट वाज वंडरफुल टू होस्ट यू वन मोर टाइम ऑन द शो एंड टू टॉक टू यू, और बहुत ही पावरफुल हमेशा आपसे लगता है बात करके। जनाब, अगला मामला जो कि वहीं से निकला है जहां से हमने इससे पिछली स्टोरी शुरू की थी, दैट वाज द मुलाकात जिस पर हम बात कर रहे थे अमेरिका और सऊदी अरब के मामलात पर। आगे क्या डेवलपमेंट हुई है वो ज़रा अब आपके साथ शेयर कर लेते हैं, और वो ये कि तारीखी सिविल न्यूक्लियर ताउन मुआहदे पर दस्तखत किए गए हैं और दोनों ममालिक के दरमियान तवानाई, टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को नई बुलंदियों पर ले जाया जाएगा इस मुआहदे के तहत। बिल्कुल, सऊदी अरब को अमरीकी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने की इजाज़त मिलेगी। ये पेशरफ सऊदी अरब के विजन 2030 प्रोग्राम के तनाजुर में नहायत अहम है, क्योंकि ये मुल्क अपनी मईशत को तेल पर मुनहसर होने से आज़ाद करने के लिए तवानाई के ज़राए तलाश कर रहा है। साथ ही दोनों मुल्कों ने अहम मादनियात की सप्लाई चेन को महफूज बनाने के लिए एक फ्रेमवर्क पर भी दस्तखत किए हैं, जो उनके दरमियान तवील उल मुद्दती इक़्तिसादी और स्ट्रेटेजिक शराकत को मज़ीद मुस्तहकम करेगा। अब ये डील इस खित्ते पे क्या असर करने जा रही है और अमेरिका में इसको किस तनाजुर में देखा जा रहा है, इस सब पे बात कर लेते हैं। नुमाइंदा बोल जो कि कौसर जावेद हमारे साथ मौजूद हैं वाशिंगटन DC से। कौसर, अस्सलाम वालेकुम एंड बहुत शुक्रिया। अच्छा, ज़रा बताएं कौसर, कल बड़ा ही ये लैंडमार्क मीटिंग रही, गुफ्तगू हुई, मोहम्मद बिन सलमान वापस आ गए हैं या वहीं हैं, और क्या मज़ीद कुछ, अगर वहीं है तो क्या मज़ीद कुछ मुलाकातें मुतवक्को हैं? जी बहुत शुक्रिया और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ये बहुत ही ये अहम दौरा था, मैं ये बताता चलूँ कि ये दौरा जो 7 साल के बाद हुआ किसी भी सऊदी फरमानरवा का अमेरिका में, तो ये उस लिहाज से भी बहुत ज़्यादा जो इफ़ेक्टिव था। बहुत ज़्यादा गर्मजोशी से अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने, सदर डोनाल्ड ट्रंप ने, प्रिंस जो किंग सलमान, मोहम्मद बिन सलमान है, उनका भरपूर इस्तकबाल किया। F-35 के ज़रिए, घोड़ों के ज़रिए और बहुत ज़्यादा गर्मजोशी से इनका बैंड बाजे के साथ इस्तकबाल किया। और ये 7 साल के बाद हुआ, हैविंग
जो प्रिंस जो सलमान मोहम्मद बिन सुल्तान पे जो जो वाशिंगटन पोस्ट के सहाफ़ी थे उनका कत्ल का भी इल्ज़ाम था, उसके बावजूद जो अमेरिकन मीडिया है उसकी हेडलाइंस में ये विजिट रहा और बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा, जिसमें बहुत इम्पोर्टेंट जो एग्रीमेंट्स हुए, बहुत ज़्यादा तय हुआ आपस में बाहमी जो ताल्लुकात हैं और खित्ते की सूरत हाल से और जो इक्तसादी। मुझे ये बताइएगा कि टू नेशन सोल्यूशन की तरफ एक दफ़ा फिर से MIB ने बात की थी, जिस पर इनिशियली तो डोनाल्ड ट्रंप का ये बात करना था कि वी विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू सोल्यूशन आइदर वन नेशन और टू नेशन, दैट्स व्हाट ही सेड इनिशियली। लेकिन उसके बाद क्या हुआ है? कोई बाद में प्रेशर में कोई बात सामने आई है? बहुत अहम मौजू रहा इस ट्रिप का, इस विजिट का, कि किसी ने पूछा इसको प्रिंस जो मोहम्मद बिन सुल्तान है, मोहम्मद बिन सलमान है, इनको पूछा कि ये जो आप इब्राहिमी के जो एग्रीमेंट है उस पर साइन करने के लिए तैयार है, तो उन्होंने कहा कि ये हम बिल्कुल पीस के लिए सब कुछ करने को तैयार है, लेकिन इसके लिए हमारी जो रिजर्वेशन है, जो हमारी शराइत है कि टू नेशन जो इसराइल और फ़लस्तीनी रियासत का क़याम जो है ना उसको ऑथेंटिक किया जाए, उसका मेक श्योर किया जाए, तो देन वी विल बी रेडी फॉर दिस एग्रीमेंट। ओके, ठीक है, बहुत शुक्रिया कौसर जावेद, आप हमें DC से अपडेट कर रहे थे। लैंडमार्क सिचुएशन है और बात अब यह है कि इस पे खित्ते पे क्या असरात पड़ेंगे। वेल, आने वाले शोज़ में इस पर हम बात करते रहेंगे। अभी हम एक मुख्तसर सा वक्फा ले रहे हैं, दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। दुनिया बोल है में आपको कहते हैं एक बार फिर खुशामदीद। लाहौर आपको लेके चलते हैं, जहां पे एक बार फिर आलमी स्पोर्ट्स सरगर्मियां शुरू होने जा रही हैं। जिना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सेकंड गैरिजन इंटरनेशनल चैम्पियनशिप, बॉक्सिंग चैम्पियनशिप जो है उसका इनेकाद जो है वो किया जा रहा है और फाइट फॉर ग्लोरी के नाम से ये जो उन्वान से जारी ये मुकाबले हैं और 26 से 29 नवंबर तक ये जारी रहेंगे। बिल्कुल, इस बार इवेंट को मजीद बड़ा मुकाबले के लिहाज से आलमी रंग दिया जा रहा है और वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन के ताउन से होने वाली इस चैंपियनशिप में 15 कंट्रीज पार्टिसिपेट करने जा रही हैं। इस पर 44 प्रोफेशनल बॉक्सर्स हैं और एक दूसरे के मध्य मुकाबले हम इन बड़े बॉक्सर्स को देखेंगे, जो एक्चुअली इस पूरे इवेंट की एक बड़ी अच्छी बात है कि आलमी मंजरनामे पर पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज उजागर होता है। पाकिस्तान में अमन का जो इस वक्त माहौल है उसको हम जो है आउट एंड लाउड स्पीक कर सकते हैं, जो कि पाकिस्तान के इमेज के लिए बहुत ही अच्छा है। वजीर खेल पंजाब फैसल अयूब खोकर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको कि एक बार फिर ये इवेंट होने जा रहा है। कुछ हमने बताया, कुछ आप बताइए, कितना बड़ा ये इवेंट है और कौन कौन से मुमालिक आ रहे हैं इसमें? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आपका जी बहुत शुक्रिया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जब इस तरह के बॉक्सिंग मैचेस जो कि पूरी दुनिया में देखे जाते थे और खेले जाते थे सिवाय पाकिस्तान के, एंड इट वाज ऑलवेज अ ड्रीम फॉर एवरी पाकिस्तानी टू हैव दीज मैचेस कंडक्टेड इन पाकिस्तान। और देखें कि क्वेटा के जो मई 2025 में हमारा फर्स्ट बॉक्सिंग हमारे कॉम्पिटिशन है उसकी कामयाबी के बाद पंजाब में जब हमने ये इसका इनिशिएटिव लिया तो हमें खुशी इस बात की थी कि मुख्तलिफ और बड़े बड़े ममालिक और बड़े बड़े नाम, इसमें 44 इंटरनेशनल कॉम्पिटिटर्स आएंगे, 44 बड़े खिलाड़ी आ रहे हैं और इसके अंदर अमेरिका से आ रहे हैं, UK से आ रहे हैं, जर्मनी से, फ्रांस से, मैक्सिको से और थाईलैंड से भी बहुत बड़े 2 नाम आ रहे हैं, डोमिनिकन रिपब्लिक से आ रहे हैं, नीदरलैंड से आ रहे हैं, मोरक्को से आ रहे हैं, अर्जेंटीना, साउथ कोरिया, फिलीपींस, गाना, नाइजीरिया एंड द बेस्ट पाकिस्तान। दैट मीन्स कि 38 प्लेयर्स इंटरनेशनल हैं और 6 पाकिस्तानी हैं। ये कितनी फख्र की बात है कि हम अपने साउथ एशिया में खेलते थे छोटे छोटे कॉम्पिटिशन्स और वो भी देखेंगे पूरी दुनिया के बड़े ममालिक से प्लेयर्स आ रहे हैं और सारे पाकिस्तान में खेला जा रहा है। आप सोचेंगे पाकिस्तान की कितनी पॉजिटिव इमेज जाएगी कि पाकिस्तान इज इन द गेम्स, एक हार्मनी का मैसेज जाएगा। एंड द मोर इंटरेस्टिंग थिंग इज कि इस बार हम डेब्यू कर रहे हैं अपनी जो वुमेन की हमारे जो खिलाड़ी हैं वो भी डेब्यू करेंगी, तो पाकिस्तान का कितना पॉजिटिव इमेज आएगा कि कहते थे कि यहाँ पर खवातीन को मौके नहीं मिलते। इमेजिन बॉक्सिंग फॉर द वुमेन इन पाकिस्तान। और ऑब्वियसली खातीन की इंक्लूजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और दुनिया बोल है में हमारी कोशिश भी यही होती है। सो इट्स गुड टू
एक्चुअली वेलकम यू एंड एक्चुअली आई वुड टेक वांट टू टेक एन अपॉर्चुनिटी, थैंक यू कि ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट की गई। लेकिन मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में जो मौजूद बॉक्सर्स हैं ये उनके लिए कितनी राहें हमवार करता है, उनके लिए कितने रास्ते खोलता है, उनके लिए कितना एक्सप्लोर करने का ये मौका है कि वो दीगर मुल्क के जो बॉक्सर्स हैं उनसे मुलाकात कर सकें, उनके साथ फाइट कर सकें। अच्छा, सबसे पहली दो बातें आपने बहुत इंटरेस्टिंग बोली। सबसे बड़ा मौका तो ये है कि जब कोई खिलाड़ी, कोई टीम अपने मुल्क में खेलती है जहां पर उसके फैंस होते हैं, तो उसमें एक बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। अब हमारा जब प्लेयर बाहर जाता था और बाहर जाके खेलता था तो एक नई ग्राउंड में, एक नए एटमॉस्फेयर में वो बेचारा वैसे ही परेशान हो जाता था। देयर इज अ डिफरेंस कि ज़ाहिर बात एक्सपोजर में डिफरेंस होता है। तो प्लेइंग ऑन देयर होम ग्राउंड विल गिव देम अ बिग एज, ये एक बहुत बड़ा एज होगा। और दूसरी बात ये है कि इतने बड़े खिलाड़ियों के साथ जब आप खेलते हैं, वो कहते हैं ना कि जितना बड़ा आपका कंपटीशन हो तो उतना ज्यादा आपको मौका मिलता है अपने आप को ग्रूम करने का। तो आई फील कि हमारे प्लेयर्स को ये मौका मिलेगा कि जब अपने मुल्क में वो इतने बड़े प्लेयर्स साथ खेलेंगे तो एक इमेज के अलावा उनको एक टैलेंट में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगी, उनमें कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा डेवलप होगा। और मेरे ख्याल में आई एम वेरी पॉजिटिव कि टाइटल भी इंशाल्लाह ताला बहुत ज्यादा चांसेस है इंशाल्लाह ताला बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह ताला के पाकिस्तान जीतेगा इंशाल्लाह। एब्सोल्युटली सर, पाकिस्तान को तो आप लोगों ने टाइटल इसलिए भी जितवा दिया है क्योंकि यहाँ पे इतना बड़ा इवेंट होना, हम पाकिस्तान इज ऑलरेडी द विनर। अच्छा, मुझे ये बताएं सर कि ये टूर्नामेंट जो है इसमें आम पब्लिक जो है वो आ सकती है, एंट्री फीस वगैरह एंड ऑल, जरा इस हवाले से बताएं आम लोगों की रहनुमाई के लिए। मैं आपके तवस्सुल से पूरे पाकिस्तान को इनवाइट करना चाहता हूँ कि देयर आर मोर देन 25 to 30,000 पीपल दैट आर कमिंग, जिन्होंने अभी टिकट्स ले ली हुई हैं। टिकट्स आर वेरी नॉमिनल, और ताकि क्राउड को हमने बुलाया है और फैमिलीज आर कमिंग। इट्स नॉट जस्ट अ बॉक्सिंग मैच, लेट मी क्लियर माई सेल्फ, the 4 days matches that are going to being played in Lahore right now, ये समझ लें कि फैमिली इवेंट्स होंगे। देयर आर गोइंग टू बी म्यूजिक, फेस्टिवल्स, खाने पीने, इट्स फेस्टिवल, इट्स अ सेलिब्रेशन पाकिस्तान इज हेडिंग टुवर्ड्स। तो मैं तो सब फैमिलीज को इनवाइट करूंगा, माय फैमिली इज गोइंग टू, माय किड्स आर गोइंग टू, सो आई इनवाइट एवरीबॉडी टू कम। और द फीस, जो टिकट है, दैट इज वेरी नॉमिनल। आई इनवाइट एवरीबॉडी टू कम प्लीज। अच्छा, हम तो ये उम्मीद करते हैं, बिकॉज हम इधर कराची में बैठे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि कोयटा में ये इवेंट हुआ, लाहौर में होने जा रहा है, कराची में, लियारी में इतनी बड़ी तादाद में बॉक्सर्स हैं, और कराची में भी इस तरह का सून कोई इवेंट हम देख सकें। लेकिन इस वक्त जहाँ हो रहा है वो हमें सेलिब्रेट करना है। मुझे ये बताइएगा कि ये जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उनकी इंगेजमेंट आम आवाम के साथ या फिर वहाँ के लोगों के साथ कितनी फ़ायदेमंद हो सकती है लोकल प्लेयर्स के लिए, उनकी अप बिल्डिंग के लिए, उनकी ट्रेनिंग के लिए? क्या इस तरह का भी कोई लॉन्ग टर्म प्लान है ताकि हमारे जो बॉक्सर्स हैं उनकी बेहतरी हो सके? और बिल्कुल है। अच्छा, एक तो ऑटोमेटिकली जब एक प्लेयर बड़े प्लेयर के साथ खेलता है, अच्छे प्लेयर के साथ खेलता है, तो उसको मौका मिलता है। और दूसरी एक खास बात यह है कि इंटरेक्शन जो आपने बोली है, इससे बहुत फर्क पड़ता है। पाकिस्तान की एक आदत है, पाकिस्तान की तरफ जिस भी खेल को तवज्जो मिली है पाकिस्तानी प्लेयर्स ने उजागर किया। लेट मी गिव एग्जांपल। कोई सोच सकता था कि जैवलिन में अच्छा हम परफॉर्म करेंगे, एक प्लेयर ने अच्छा परफॉर्म किया एंड वी आर इनटू जैवलिन। हम पाकिस्तान जिस चीज के पीछे पड़ता है पड़ जाता है। हमने पैडल के पीछे पड़े, एवरीबॉडी इज प्लेइंग पैडल। अब इस मैच के बाद जो लाहौर में होने जा रहा है, आपने हमने बोला ना, कराची भी आपने बोला है, आपको कराची की अवाम, सिंध की अवाम बोलेगी वी वांटेड इन कराची। हमें बलूचिस्तान, हमें केपी के हर जगह जाना है, और इससे बहुत बड़ा फायदा होगा, प्लेयर्स की इंटरेक्शन होगी, और हमें कोचिंग की तरफ भी तवज्जो देना पड़ेगा। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि जब इंटरनेशनल प्लेयर्स आते हैं, इंटरनेशनल कोचेस कम टू, कोचेस की भी कोचिंग होगी, नॉट जस्ट प्लेयर्स। जब इंटरनेशनल प्लेयर्स आते हैं तो उनके साथ बड़े बड़े कोचेस आते हैं। उन कोचेस का फायदा ये होता है कि हम उनके साथ कोलैबोरेशन करते हैं। ऑब्वियसली एक बात को तस्लीम करना चाहिए, दे आर इन दिस गेम बिफोर अस, तो इसका ये फायदा होगा कि हम उनसे हेल्प भी लेंगे, एक कोलैबोरेशन। मैं कोशिश करूंगा कि विद दिस हेल्प एक कोलैबोरेशन हो ताकि ये सीरीज चलती रहे और हमारे कोचेस की भी कोचिंग हो, हमारे प्लेयर्स की भी कोचिंग हो। जबरदस्त। फैसल साहब, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इवेंट आपको बहुत बहुत मुबारक मरतबा फिर इतना ज़बरदस्त इवेंट कराने के लिए। तो जनाब, अभी हम लेते हैं एक ब्रेक, उसके बाद ऑब्वियसली बात करेंगे क्रिकेट की। स्टे विद अस।
वेलकम बैक अगैन। आज फैसल आई हैव अ थिंग फॉर यू टू शेयर, और वो ये कि खेलों के मैदान से एक गैर मामूली और खासी संजीदा खबर सामने आई है। नेशनल साइबर क्राइम की अगर बात करते हैं तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने पाकिस्तान के साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ के खिलाफ 2 मुख्तलिफ शिकायत पर बाकायदा तहकीकात का आगाज़ कर दिया। चलिए इस सब पे हम बात कर लेते हैं। सैयद मोहम्मद अवैस क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अवैस, और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये क्या नई चीज़ आ गई सामने, मतलब कि क्यों, व्हाई, व्हाट, क्या है व्हाई दिस इन्वेस्टिगेशन, व्हाट्स द इनसाइट? मुझे खुद क्योंकि मैं बड़ा हैरान हुआ था जिस वक्त ये न्यूज़ जब मैंने देखी थी कि साइबर क्राइम जोन से इन्वेस्टिगेशन लॉन्च करी। आपको पता बहुत अरसे से ये बात तो हो रही है, सैरोगेट कंपनीज को स्पेसिफिकली लेके हो रही थी कि पाकिस्तान में सैरोगेट कंपनी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से आई गेस वो बैंड भी हैं, और वो किस तरीके से हम उनको जब ब्रॉडकास्ट की बात करते हैं उनको लाइव सोशल मीडिया दूसरे चैनल्स के ऊपर हम उसको कैसे दिखा सकते हैं, ऊपर आपको पता बहुत ज़्यादा बात की थी। चाहे पाकिस्तान सुपर लीग के एडिशन के अंदर आपको याद हो, कुछ इससे जो पिछला एडिशन था या उससे पिछला था मुझे याद है, जिसमें सैरोगेट कंपनीज ऐसा स्पॉन्सर भी आई थी काफ़ी पाकिस्तान सुपर लीग की टीम्स के ऊपर। तो ये चीज़ें आपको पता है बहुत सी काफ़ी टाइम से ये डिस्कस हो रही थी। कुछ ना कुछ तो उसका खुलासा निकलना था, लेकिन अभी तक क्योंकि आपको पता हतमी तो कुछ सच कोई रिपोर्ट वहाँ से आई नहीं ऑफिशियल, जब तक आती नहीं है तो उस पर कमेंट ऑब्वियसली मैं भी नहीं कर सकूंगा सही तरह क्या मामला था। लेकिन एक अच्छी बात है कि अगर आप उसका लॉ जो सा, फिर मैं कहता हूँ कि अगर आप लॉ का इम्प्लीमेंट करना ही चाहते हो तो उसका फिर लॉ हमें प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। जो क्लॉज होता है पाकिस्तान सुपर लीग की बात करें, चाहे आप ब्रॉडकास्टिंग क्लॉज की बात करते हो, उसके अंदर कहीं ना कहीं वो क्लॉसेज आप मेंशन करते हो कि ये सैरोगेट कंपनी है या ये कंपनी, इसको आप एनलिस्ट नहीं कर सकते। अगर आपने क्लॉज को एनलिस्ट किया हुआ तो फिर गलती तो सबसे बड़ी या तो फिर ब्रॉडकास्टर्स की आ जाती है, या सबसे बड़ी फिर गलती आ जाती है स्पॉन्सर्स की। आपको फिर उनसे दो टोक बात करनी पड़ेगी। लेकिन जब तक ये मैंने कहा कि ऑफिशियल एक स्टेटमेंट नहीं आती तो इस पे कुछ कहना इस वक्त काबिल। मुझे ये बताइएगा कि इस पर पीसीबी का कितना रोल हो सकता था या होना चाहिए है? देखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑब्वियसली आपका एक गवर्निंग बोर्ड है, एक फादर का शेप अपना इस वक्त आपको पता है एक बॉडी है जिसके अंडर ही पाकिस्तान सुपर लीग भी आती है। उसी के अंडर आप कर लें कि आपके मीडिया राइट्स हैं क्रिकेट के, उसके बाद साथ साथ आप जितने बड़े टूर्नामेंट्स खेलते हो ऑब्वियसली वही सारी लाइजॉनिंग करती है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सबसे मेजर एंटिटी होता है। मैंने इसलिए बोर्ड का जो एक क्लॉज होगा ऑब्वियसली जब आप जिस वक्त नेगोशिएट करते हो, चाहे बार्टर ट्रेड की बात करें चाहे स्पॉन्सर की ट्रेड की बात करें, तो उसके अंदर एक क्लॉज होता है जिस पे आप काम करते हो। तो उस क्लॉज को के तौर पर वाज़े तौर पर डिस्कस किया गया था, या उसको क्या वो प्रिंट आउट जब एक एग्रीमेंट होता है जिस पर लीगल स्टाम्प पेपर पे आप एग्रीमेंट करते हो तो आपके पास वो नजर आता है आपको। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि क्या उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कितनी हुई है। ठीक है, राशिद भाई वाले मामले की अगर बात करूं, उन पे इन्वेस्टिगेशन तो ऑब्वियसली हो रही है कि जितनी भी आपने बातें की हैं उसके प्रूफ मांगा जाता है। बहुत सी चीजें मैंने कहा रिकॉर्ड करवा चुके हैं अपना, क्योंकि इस चीज पे मैं इतना कमेंट इसलिए कर नहीं सकता कि जब तक ऑफिशियल स्टेटमेंट आती नहीं, लेकिन आपके प्रूफ मांगा जाता है, बहुत सी चीजें वो होती हैं। लेकिन फिर मैंने कहा ना कि आपको वाजे करना पड़ेगा कि अगर आप इन चीजों को स्टॉप करना चाहते हैं तो जो चाहे वो आप कहीं रिट दायर करते हैं हाई कोर्ट में या जहां पर भी करें, चाहे आप अगर बात करें, मैंने कहा ना क्लॉज जो होता है उसको आपको इम्प्लीमेंट जो करना पड़ना है। अच्छा ठीक है, जितनी भी लीग टीम्स बिल्कुल ठीक है, इन चीजों को खत्म करने के लिए बिल्कुल ठीक है। अच्छा मैं ज़रूर इस पर भी बात करना चाहूँगा शॉर्टली आगे चल के कि कल धानी और हरभजन ने हाथ मिलाया और वो कहाँ मिलाया मैं बताता हूँ आगे चल के। बट ज़रा ट्राई सीरीज़ की बात कर लें। यस जिम्बाब्वे, यस श्रीलंका डिप्लीटेड साइड, बट पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है आने वाले। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वर्ल्ड कप की तैयारी आप अभी से कर सकते हैं, बट पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव्स बहुत से हैं। सो व्हाट डू यू थिंक कि पाकिस्तान को अब बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि यार छोटी सीरीज़ है, सीरीज़ वैसे कोई छोटी बड़ी नहीं होती, बट बाबर को थोड़ा सा अगर बाहर करें, नए लोगों को चांस दें, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट ओवेस? देखिए आपने एक बड़ी अच्छी बात की, मैं उससे स्टार्ट करना चाहूंगा कि कोई भी टीम छोटी बड़ी नहीं होती। आई डोंट नो कि लोग एकदम ये जो बात करने लग पड़ते हैं कि सी टीम आई हुई है खेलने के लिए या डी टीम आई हुई है खेलने के लिए। डी टीम तक तो आज तक हम नहीं गए, चले सी टीम आई हुई है खेलने के लिए पाकिस्तान को। तो याद रखिएगा जितने लड़के खेलने किसी मुल्क के लिए आते हैं तो वो कहीं ना कहीं अपनी डोमेस्टिक के अंदर स्टार परफॉर्मर्स होते हैं, इंटरनेशनल का रगड़ा खा के तो ऊपर आते हैं। जितना भी स्टेप बाय स्टेप ऐसे होता है, ऐसे किसी को भी उठा के आप कैप नहीं दे देते क्लब क्रिकेटर को जाके एक मुल्क को रिप्रेजेंट करो, बेशक वो नॉन टेस्ट नेशन क्यों ना हो, क्योंकि ऑब्वियसली वो आईसीसी का सैंक्शंस हैं, स्टेटमेंट्स हैं, तो उसने अपने आप का 100% देना होता है। मुझे ज़रूर पता है कि अगर आप जिम्बाब्वे की बात करें, जिम्बाब्वे का सबसे बड़ा जो इस सीरीज़ के अंदर अगर हम बात करें वीक लिंक है ना, जिम्बाब्वे का
जिस तरीके से अगर आप ओपनर्स की बात कर लें, उन लोगों ने कलेक्टिवली अगर बात करूं तो 100 से ऊपर ज़्यादा डोमेस्टिक मैचेस उन दोनों लड़कों ने खेले हुए हैं और ब्रिलियंट परफॉर्मेंस थी जिम्बाब्वे की पाकिस्तान के खिलाफ। आप बैटिंग को देख लें, एक लगभग मुझे लगा कि 170-175 करने में कामयाब होंगे। विलियम्स का ना होना मिडिल ऑर्डर के अंदर सबसे ज़्यादा उस दिन ड्रॉबैक था जिम्बाब्वे का, वो जो इश्यूज उनके अनफॉर्चुनेटली बने जिसकी वजह से रेस्ट्रिक्शंस उनको लगी हुई क्रिकेट में, लेकिन वो जो एक एक्सपीरियंस कैरी करते हैं, शायद वो अगर बीच में होते तो 170-175 होता तो हमारी सिचुएशन डिफरेंट होती। पाकिस्तान का मसला ये है कि इस वक्त आपका शायद 70 दिन रह चुके हैं या 75 दिन रह गए होंगे लगभग T20 वर्ल्ड कप में आने में, और अभी तक अगर हम तैयारी की बात करें तो अगर जब हमें अभी भी डिस्कस कर रहे हैं, मुझे यही नहीं पता कि पाकिस्तान का मिडल ऑर्डर क्या होगा, आपका बैकअप विकेट कीपर क्या होगा, क्योंकि आपने किसी को तैयार ही नहीं किया हुआ। मैं हूं, चाहे बहुत से लोग इस चीज़ के कसूरवार, मैं मानता हूं अपने आप को भी कि हमने एक लट लगा दी स्ट्राइक रेट वाला बैट्समैन चाहिए। हम शायद स्ट्राइक रेट में ये भूल गए कि स्ट्राइक रेट से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जो कंडीशन है उसको अडेप्ट करने वाला आपको बैट्समैन चाहिए कि उस कंडीशन के अंदर वो खेल सके। जहां पर बाबर इस वक्त खेल रहे हैं जिस पोजीशन के अंदर, उन्होंने खेलना ही ऐसे है। बाबर आजम की बात करें, वो एक ऐसा प्लेयर है जो कि टाइम लेता है क्रीज के ऊपर। वो प्लेयर नहीं है कि आप कहें कि आती पहली बॉल से वो एग्रेसिव आपको जो है वो अप्रोच दिखाएगा, बाउंड्रीज क्लियर करेगा। उसको टाइम चाहिए, उसको थोड़ा सा प्लेटफॉर्म चाहिए, फिर जाके वो आगे से एक्सेलरेट करता है। हाँ, मसला कहाँ पर आता है, जब उनके खिलाफ जितनी इनिंग्स आप उठा के देख लें जहां पर स्पिनर्स डोमिनेट करते हैं इन द मिडिल ऑर्डर आके, वहां पर वो स्ट्रगल करते हैं। या अगर आप पेस बैटरी की बात करें तो आप लेग साइड पर थोड़ी हैवी फील्ड ले लें, वहां पर वो मनूवर करते हैं, वो स्ट्रगल करते हैं। फैसल को धानी और शाहनवाज धानी और हरभजन वाला सवाल आपके सामने थ्रो करना है, बट बिफोर दैट आई वुड रियली वांट यू टू कमेंट ऑन बाबर आजम के ऊपर। उतनी तारीफ के ऊपर बात की जा रही है कि देखिए विराट कोहली ने जब अपना कमबैक किया तो हमारे सारे जो एक्स प्लेयर्स हैं उन्होंने ट्विटर पर जाकर विराट कोहली को तारीफ की जब उसने सेंचुरी बनाई, वेरस बाबर आजम के साथ आपने ये नहीं किया। डू यू थिंक ये वाकई बायसनेस है या हम बाबर से बहुत अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वो कंसिस्टेंट रहे? देखिए, अगर एक मिनट के लिए भी कैमरा लगता है बाबर पे, आपको पता है मैं पाकिस्तानी कमेंटेटर्स की बात नहीं कर रहा, इंटरनेशनल कमेंटेटर्स की बात कर रहा हूँ, बात करते हैं कितनी इंपॉर्टेंट विकेट है, ऑब्वियसली उसने रन्स किए हुए हैं, इसमें नो डाउट है। ये चीज़ कहना एक थोड़ा सा, मैं शायद थोड़ा सा अपना टॉपिक से थोड़ा सा दूसरी तरफ जा रहा हूँ, लेकिन अगर मैं बैठ के तनकीद नहीं बाबर आजम पे करूँगा, फॉर एग्जाम्पल किस सेंस में कह रहा हूँ, कंस्ट्रक्टेड तनकीद, मैं वो तनकीद नहीं कि मैं खामखा तनकीद करूँ। चाहे उसकी बॉडी स्टांस की बात करें, इस वक्त तो बिल्कुल चेंज हो चुका है। जब बाबर आए थे तो मैं भी शायद अपने साथ ज्यादती कर रहा हूँ यहाँ पर बैठ के आपके चैनल के ऊपर। जो बात सच है वो करनी है। मुझे एक चीज अच्छी लगी थी, माइक एसन से मेरे बहुत से इख्तलाफात होंगे, एक चीज अच्छी लगी कि यार एटलीस्ट किसी ने तो आके कहा ना कि यार ये तुम्हारा मसला है, इसको ठीक करो, नहीं तो आप टीम में नहीं रहोगे। बाबर जितना बड़ा प्लेयर हो, विराट कोहली जितना बड़ा प्लेयर हो, देखो स्टार से बड़ा प्लेयर तो नहीं है ना जो आपने सामने चेस्ट पे लगाया है। पाकिस्तान है तो आपको साफ बात है। एब्सोल्युटली। अच्छा, मसला क्या होता है कि जिस वक्त आप, अच्छा अवैस, हमने इस पे काफ़ी बात की है, मैं ज़रा एक बार फिर तवज्जो दिलाता हूँ। ILT हो रहा है एक कंपटीशन और वहाँ पे दो टीमें थीं, एक में पाकिस्तानी थे, एक में इंडियन थे। पाकिस्तानी थे शाहनवाज धानी और इंडियन थे हरभजन सिंह। हरभजन सिंह वही जो ये कह चुके हैं कि नहीं खेलते जाओ, तुम क्या कर लोगे, नहीं भेजेंगे टीम। खाना खाने के बाद। हाँ, और हाँ, वो रेस्टोरेंट में खाना भी खा लेते पाकिस्तानी, और उसके बाद जब ये सारा फियास्को हो रहा था, हाथ नहीं मिलाऊंगा, हाथ नहीं मिलाना चाहिए नॉल, उसमें वो भी बढ़ चढ़ के साहब थे जो फरमा रहे थे कि नहीं मिलाते हाथ, जो करना है कर लो। तो कल उन्होंने शाहनवाज धानी से हाथ मिला लिया, तो उन्होंने आंखों पे पट्टी बांधी हुई थी, ये क्या हुआ था उस वक्त? नहीं, पट्टी नहीं बांधी हुई थी। ये मसला ये है कि वो किट ग्रीन कलर की नहीं थी, वो किट थी, आपको पता है शायद डेक्कन की तरफ से वो खेल रहे हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ T20 में, तो वो किट किसी और कलर की थी। उनका मसला ही किट का है, मसला सामने पाकिस्तानी झंडे का है जिससे उनकी हालत खराब होती है और वो इंशाल्लाह होती रहेगी पूरी जिंदगी इंडिया की, वो सबको पता है इस चीज़ का। मैं वही चीज़ कोट करूंगा, आपको याद हो, चाहे शाहिद भाई की बात करूँ, शोएब भाई के साथ हम भी क्योंकि शोज करते हैं, शोएब भाई वाली बात एक बड़ी अच्छी है कि यहाँ तो ये कह देते हैं ना कि हमने हाथ नहीं मिलाना जी, हमें इस मुल्क से हमारे ये नहीं है तो वो नहीं है तो ये नहीं है। जहाँ पर पैसों की बात आती है, डॉलर्स की बात आती है, पे हो रहा है ना। एशिया कप की कमेंट्री के अंदर भी इनकी दौड़ लगी रही कि हमें ले लो, हमें ले लो, हमें ले लो। अभी अगर T20 की बात करें या बात करें कुछ टूर्नामेंट्स की जहाँ पर एक्स प्लेयर्स खेलते हैं, वहां पर भी इनकी दौड़ लगी रहती है कि यार हमें ले लो, क्योंकि डॉलर्स आते हैं, आप उस चीज को बैकअप पे नहीं जा सकते हो। वो शायद मसला ही मैंने कहा ना, आपको याद हो एशिया कप के अंदर भी खाली हमारी टीम के साथ इशू था, मुश्ताक अहमद के साथ हाथ मिलाने मसला नहीं था क्योंकि बांग्लादेश की किट में थे, उनके साथ आराम सुकून से हाथ मिला। आप अफरीदी की, आसिफ अफरीदी है क्या हमारे जो विकेट की अपना सॉरी जो मोर ऑफ द पार्ट ऑफ इसके प्रेशर जो है वो पॉलिटिकल प्रेशर किस टीम के लिए आ रहा है। अगर वो नेशनल टीम के लिए आ रहा है तो भाई फिर वहीं तक रहेगा वो। महदूद, बहुत शुक्रिया, इट वाज वंडरफुल टू होस्ट यू वन मोर टाइम। चलें जी, अभी एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस।
अब एक नई बाज़गश्त है जो कि सुनाई दे रही है, वो है 18वीं तरमीम की और 28वीं तरमीम की। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने ऐलान किया है कि अगर सियासी इत्तेफ़ाक़ राय पैदा हो जाता है तो हुकूमत 28वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट में पेश करने के लिए तैयार है। इस सारी सूरत हाल पर ज़रा बात कर लेते हैं कि इसमें अवामी मसाइल को कितना ज़्यादा इंक्लूड किया जाएगा और इसमें एक्चुअली है क्या। आमिर ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी इस बारे में क्या राय है और एक्चुअली क्या हमें कोई इंसाइट मिल सकती है उनसे कि इस वक्त MQM जो इसके अंदर इतना इंक्लूजन चाह रही है, क्या वाकई कराची के लिए या बल्दियाती निज़ाम के लिए, लोकल बॉडीज़ के लिए इस पर कुछ है। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। MQM पाकिस्तान बल्दियाती निज़ाम के हवाले से आईनी तरमीम लाने के लिए मुतहरिक है और दावा यही किया जा रहा है कि पंजाब और वफाकी हुकूमत इस आईनी तरमीम के हवाले से मुत्तफिक है, तो पीपल्स पार्टी को भी मना लेंगे इस हवाले से। आपका क्या मौक़िफ़ है, क्या होने जा रहा है? डू यू थिंक इसके लिए अवाम में कुछ है कि नहीं है? दैट इज़ वन थिंग दैट आई वांट टू आस्क। देखिए, एक बहुत अरसे से जो है कहते हैं बाइख्तियार बल्दियात जो हैं वो कम से कम सिंध की अगर हम बात करें तो वो शहरी सिंध और देही सिंध के नुमाइंदों में एक कहते हैं ना कि चप्पलिश की वजह बनी हुई है। हालांकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अगर आप 2024 के मंशूर को देखें तो उसमें उन्होंने कहा था कि जी हम आर्टिकल 140A को रिवाइज करेंगे और उसको मजीद जो है एम्पावर करेंगे लोकल बॉडीज को। तो एक सतह के ऊपर पीपल्स पार्टी तस्लीम करती है कि जी फाइनेंशियल और इंतजामी अथॉरिटी जो है मजीद होनी चाहिए, लेकिन जब अमल की बात आती तो अभी तक वो जो है उस पर अमल दरामद नहीं कर पाए हैं। लेकिन ये कोई ऐसा मेरे ख्याल में कहते हैं इख्तिलाफ राय नहीं है कि जो हल ना हो सके। अगर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कोई सॉलिड प्रपोजल लेकर आती है, सिर्फ ये MQM का डिमांड नहीं है। आप ये देखिए कि जो भी कहते हैं ना कि शहरी अमूर के माहिर हैं लोग, सिविल सोसाइटी है, तो समझती है कि सिर्फ कराची नहीं पूरे मुल्क में बाख्तियार मकामी हुकूमतें होनी चाहिए, ताकि जो एक फ़र्क है हुक्मरानों का और उनके नुमाइंदों का, उसमें एक कहते हैं ना कि जो दूरियां वो कम हो सके, लोगों को जो है अपने नुमाइंदे उनके करीब मिले। ज़ाहिर है कि सूबाई जो नुमाइंदे होते हैं उनका मैंडेट भी नहीं होता कि वो हल करें, MNA का भी काम नहीं होता, सेनेटर का भी नहीं होता। जो आम लोगों के मसले हैं वो जो बल्दियात में हल करने होते हैं। तो ये चीज़ें अगर एम्पावर कर लेते हैं, बातचीत हो जाती है तो मेरे ख्याल में अच्छा होगा। लेकिन ज़ाहिर है कि इट्स टू अर्ली टू से कि 28वीं तरमीम में ये इसका जगह बनती है नहीं बनती है। MQM बहुत पूरी उम्मीद है, पीपल्स पार्टी के ज़ाहिर कहते हैं कि वो बातचीत करने के लिए तैयार हैं, तो मेरे ख्याल में चीज़ें जो है एक सही सिमत में जा सकती हैं। जी अच्छा आमिर साहब, जिस तर्ज की बल्दियाती आईनी तरमीम की बाज़गश्त सुनाई दे रही है, यानी कि इसे वफाक से कंट्रोल किया जाएगा, तो क्या ये सूबे की हक़तलफ़ी नहीं होगी? नहीं, ये मेरे ख्याल में एक मुगालता है कि आप ये कहें कि जी वफाक से बल्दियात कंट्रोल होंगी। आइन जो है, आइन में कुछ चीज़ों का तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। होता ही कि सूबाई असम्बलियाँ जो हैं अपनी मर्जी से बल्दियात को एम्पावर करती हैं, उनको बेख्तियार बना देती हैं। जैसे कि सिंध में हमने देखा कि उनको बेख्तियार बना दिया गया, बहुत सारे जो की फंक्शन से वो ले लिए गए उनसे। तो आइन जो है वो तहफ़्फ़ुज़ देगा। 140A में अगर नया बाब 140A में अगर कोई नई वो आता है कि जनाब इलेक्शन होना मैंडेटरी है, उनके पास क्या क्या अथॉरिटी होगी, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन को देना जरूरी है, तो कुछ चीजों को अगर आपको आईनी हक मिल जाता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर अवामी नुमाइंदों के पास इख्तियार होगा तो ज़ाहिर वफाक के पास तो नहीं है। वो हो ये रहा है कि जी वफाक से जो है इख्तियारात सूबे पर आए, लेकिन सूबे से आगे की तरफ नहीं गए। तो वक्त आ गया कि सूबे से इंतजामी इख्तियार और फाइनेंशियल इख्तियार जो है वो निचली सतह के ऊपर जाए, और सिर्फ कराची की बात नहीं हो रही है, पूरे मुल्क में ऐसा होना चाहिए जनाब। ठीक है, और आपको नहीं लगता कि ये थोड़ा सा यूनिक है इन वे कि 27वीं तरमीम का अभी शोर ख़त्म नहीं हुआ, 28वीं तरमीम की बाज़गश्त सुनाई दे रही है, बल्कि मैं तो ये कहना चाहूँगी कि 27वीं तरमीम अभी मंजूर भी नहीं हुई थी और 28वीं तरमीम की बात सामने आ गई थी, तो इतनी तेज़ी क्यों है, इतनी उजलत में क्यों तरमीमें लाई जा रही है? अब ये बड़ा मजे का सवाल है कि हुकूमत को इतनी जल्दी क्या है, हथेली पे सरसों क्यों जमा रहे हैं। लेकिन देखें, अभी तक जो हुकूमत ने जितनी तरमीम की है, नैब की तरमीम से लेकर 27वीं तरमीम तक, ये तमाम जो है वो मुतनाज़ा जो है तरमीम है। अब अगर ये कोई प्रो पीपल अवाम दोस्त तरमीम 28 में करते हैं, 28वीं तरमीम की सूरत में, जैसे बल्दियात को मजबूत करना, जैसे NFC को रिवाइज करना, जैसे 18वीं तरमीम में जो सुकम है उनको दूर करना, तो मेरे ख्याल में एक मुस्बत बात होगी। लेकिन जहां तक बात 27वीं तरमीम की है, 26वीं तरमीम की है, उसने तो आईने पाकिस्तान का हुलिया बिगाड़ दिया है, और हमारी जो सुप्रीम जुडिशरी है
उसको जो है ज़ेर-दस्त बना दिया है उन्होंने हुकूमत का। जनाब अच्छा, 18वीं तरमीम के अपने असरात हैं, मगर उसके वफाक पर मनफी पहलू भी कुछ हैं। कर्ज और दिफा जैसे मामलात के हवाले वफाक पर जिम्मेदारियाँ काफ़ी बढ़ जाती हैं। क्या उन्हें भी सूबों में तकसीम हो जाना चाहिए? सूबों में तकसीम नहीं हो सकती चीज़ें। देखिए, वफाकी की जिम्मेदारी होती है दिफा भी और जो कर्जों का जी हाँ। अदायगी भी है। लेकिन जाहिर है कि हम ये देख रहे हैं कि तमाम तर जो रिसोर्सेज हैं वो सूबों के पास आ गए, जिम्मेदारियां जो है वो तमाम की तमाम आ गई हुकूमत, वफाकी हुकूमत के पास। तो कोई उस बोझ को बांटने के लिए या तो उस फॉर्मूले को रिवाइज करें, या फिर आप ये करें कि ज़ाहिर है कि अगर वफाक कर्जा लेते हैं तो सूबे पे ही खर्च होता है, मुल्क में ही खर्च होता है, सब इस्लामाबाद में तो नहीं होता ना। तो उसके अंदर ये लोग अपने अपने उसके हिसाब से जो है हिस्सा डालें। उसी तरह से अगर दिफा के हवाले से भी बात की जाए तो एक प्रोपोर्शन जो है एनएफसी का जो भी इनको मिलता है एनएफसी अवार्ड के तहत, उसमें से एक प्रोपोर्शन जो है इनको देना पड़ेगा इन दोनों कामों के लिए भी। ज़ाहिर है कि हर सूबे का अलग अलग उसमें मैदानिया बनेगा, बलूचिस्तान का कम बनेगा, पंजाब का ज्यादा बनेगा, सिंध का उससे जरा सा कम बनेगा। तो ये अगर कोई डिवीजन हो जाता है, अगर दोबारा से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ या रिसोर्सेज के ऊपर बात हो सकती है तो कोई ये अच्छी बात होगी, बुरी बात नहीं है जनाब। अच्छा, आपकी नज़र में क्या सेहत की जब हम बात करते हैं, तालीम की बात करते हैं, यकजा तालीमी निसाब की हम बात करते हैं, ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट होना चाहिए या फेडरल? मिलावट जो बात है, मिलावट के हवाले से और 18वीं तरमीम के कुछ शिकों के हवाले से बात कर रही है। एमक्यूएम बात कर रही है एम्पावर्ड लोकल बॉडीज, जैसे कि मैंने आपसे अर्ज किया कि इनके अपने मंशूर में पीपल्स पार्टी के है बाख्तियार लोकल बॉडीज, और अगर आप उस मंशूर को पढ़ लें उसमें जो इसके हिसाब से उन्होंने एक पैराग्राफ लिखा है उसमें कोई मुझे इबाम नहीं होता। तो पीपल्स पार्टी को उनका वादा याद दिलाना है। एनएफसी के ऊपर मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी जिस तरह की फ्लेक्सिबल जमात है उसके बहुत ज्यादा, तो कुछ लो और दो के ऊपर आप देखिएगा कि इंशाल्लाह जो है मामला तय हो जाएगा। जी बहुत शुक्रिया मिर्जा साहब, इट वॉज अ वंडरफुल टाइम हैविंग यू ऑन द शो। चलिए आगे बढ़ते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मौसमियाती तब्दीली के बढ़ते असरात के पेश नज़र आइंदा मानसून सीज़न के मुमकिन नुकसानात से बचने के लिए अब से जामे तैयारी करने की हिदायत कर दी है। उन्होंने क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री और मनसूबाबंदी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर मरबूत मनसूबा साजी करने का हुक्म दे दिया है। विफाकी हुकूमत तमाम सूबों को मुकम्मल ताउन फराहम करने के लिए तैयार है और ख़ास तौर पर उन इलाकों में जो दरिया के किनारे हैं, सैलाब के खतरे के शिकार हैं। और वज़ीर आज़म ने मौसमियाती तब्दीली के असरात पर रोकथाम के लिए अबूरी मनसूबे की मंजूरी भी दे दी है। माहिर माहौलियात डॉक्टर ज़ैनब नईम हमारे साथ आज मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। डॉक्टर साहबा, मुझे याद है कि आपसे ही एक सेगमेंट में गुफ्तगू करते हुए हमने इस चीज़ का जिक्र किया था कि इस साल जो हो गया, हम अगले साल के लिए क्या प्रिपेयर कर रहे हैं, और अगर वज़ीर आज़म की तरफ से ये फिक्र सामने आ रही है तो सबसे पहले तो इट्स अ वेरी वेलकमिंग जेस्चर। बिल्कुल, वज़ीर आज़म साहब ने जो है ये बड़ा टाइमली एक स्टेप ले लिया है कि हमने इसी साल से सैलाबों के बाद से उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज को ये कह दिया था कि हमें अब सैलाब प्रिपरेशन ऑफ प्लानिंग कर लेनी चाहिए, और उस पर मिनिस्ट्री को ये टास्क दिया गया था कि वो इसकी असेसमेंट करें कि हम किस तरह से मजीद इसको बेहतर कर सकते हैं। तो इसके अलावा उन्होंने क्लाइमेट इमरजेंसी भी लगा दी, उन्होंने एग्रीकल्चरल इमरजेंसी भी लगा दी। सूबा पंजाब बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो गया था, हमारा जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो गया था। तो मेरे ख्याल से ये बहुत खुशाइन बात है। हाँ, लेकिन हमारा क्योंकि एक तरक्की पजीर ममालिक में हमारा शुमार होता है, तो क्लाइमेट चेंज के असरात को हम लोग बहुत ज़्यादा जो है वो मुतासिर होते रहेंगे। और अभी रिसेंटली कुछ रिपोर्ट्स भी आ रही हैं, जिससे पहले 2022 और 23 की भी रिपोर्ट्स थी जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तान का जो GDP है वो 2050 तक 18-20% इम्पैक्ट कर सकता है क्लाइमेट चेंज से। तो हमें इसी तरह से प्रोएक्टिव मैयत देते रहना चाहिए ताकि कम अज कम हम कुछ लॉस एंड डैमेज को अपने तौर पर जो है वो कंट्रोल करें। पाकिस्तान सबसे कम जो है हम देखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग में अपना कह लें कि मनफी किरदार अदा कर रहा है उसको एग्रेवेट करने के लिए, लेकिन ऑब्वियसली हम सबको पता है कि पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा उसका नुकसान हो रहा है। बट पाकिस्तान को एक कह लें कि रोल मॉडल भी बनना है पाकिस्तान, ताकि ये मैसेज सेंड आउट करते हुए भी आपका एक फेस होता है कि जी आपकी बात कर रहे हैं तो आप अपने मुल्क में कितना ज़्यादा ख्याल कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें जो कि क्लाइमेट चेंज को नहीं सपोर्ट कर रही हैं। एट द सेम टाइम डू यू फील पाकिस्तान एक तरफ ये बात तो कर रहा है कि हम बहुत नुकसान उठा रहे हैं, लेकिन जो पाकिस्तान इनिशिएटिव अपने मुल्क में कर रहा है क्या वो इनफ है? पाकिस्तान में बिल्कुल क्लाइमेट चेंज बहुत अच्छा पहले से हो रहा है। ये मैं हमेशा से कहती आई हूँ कि हम लोगों ने अपनी डेवलपमेंट प्रायोरिटीज बहुत लेट
अलाइन किया है क्लाइमेट एजेंडा के साथ, जिसकी वजह से हम नुकसान उठा रहे हैं। हमें अपने घर को ठीक करने की जरूरत है, क्लाइमेट गवर्नेंस को इम्प्रूव करने की जरूरत है। जहाँ लोकल गवर्नमेंट्स का निफाज नहीं होता, वहाँ पे आपकी पॉलिसीज जो है वो फ्रंट लाइन कम्युनिटीज या मुतासरा कम्युनिटीज तक नहीं पहुँच पाती, बहुत मुश्किल को सामना करना पड़ता है। हाँ, अभी क्योंकि ये सूबाई सब्जेक्ट भी हो चुका है, वाटर, क्लाइमेट और ये माहौलियात का सब्जेक्ट ये सूबाई भी है, तो सबको की अकाउंटेबिलिटी भी बहुत जरूरी है इसमें। तो बिल्कुल हमें, जैसे अभी आप बात करें वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि दरियाओं के गिर्द जो है वो इंक्रोचमेंट नहीं होनी चाहिए, और ये सारे मामला हो रहे हैं। तो अभी भी एक्शन अगर हम ले रहे हैं तो ठीक है, दे रहा है दुरुस्त है, मेरे ख्याल से इसमें आने वाले कुछ सालों में हम देख सकते हैं। लेकिन इसमें एक और पहलू भी हमें भूलना नहीं चाहिए। क्लाइमेट चेंज कोई आपके वाली बात है हमने क्रिएट नहीं किया, जिन ममालिक की वजह से क्रिएट हुआ है पे बाइंडिंग है कि वो हमारे जैसे ममालिक की मदद करें। बट यहाँ पे डॉक्टर साहबा एक चीज़ मैं ज़रूर यहाँ पे कहना चाहूँगा। अभी कॉप इस वक्त ब्राज़ील में जारी है, राइट? हम इस वक्त पाकिस्तान ये कहते हैं कि चलें ठीक है, हम अपने मेजर्स तो लेते हैं, लेकिन भाई जो दूसरे ममालिक से, जो बिग सी ममालिक हैं, जो ज़्यादा कार्बन एमिट करते हैं, उस हवाले से कोयोटो से लेकर फ्रांस तक में जो कॉप हुई थी उसमें कहा गया था कि अब ये क्लाइमेट फाइनेंसिंग होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इसको मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से जाके कह भी चुके हैं। बट द प्रॉब्लम इज़ कि जिन्होंने क्लाइमेट फाइनेंसिंग करनी है, विच इज़ द ट्रम्प सरकार एंड ऑल, वो तो कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज तो कोई है ही नहीं। तो वेयर इज़ पाकिस्तान कॉट इन बिटवीन नाउ? यही मानता है कि अभी ये जो COP30 है, ये भी इख्तिताम इसका होने वाला है 21 नवंबर को, और इसके एजेंडा आइटम्स में ये बहुत बड़ा एजेंडा आइटम था कि आर्टिकल 9.1 जो है पेरिस एग्रीमेंट का, उसके मुताबिक जो आपके तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उन पर बाइंडिंग है कि वो आपके तरक्की पजीर ममालिक की मदद करें फाइनेंस के जरिए। लेकिन अभी मसला ये है कि वो जो है वो मदद करने को तैयार नहीं है और फाइनेंस करने को तैयार नहीं हो रहे। तो इस वजह से यहाँ पे एक सॉर्ट ऑफ बहुत ज़्यादा डेमोन्स्ट्रेशन भी होती है, प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, क्योंकि ये अमेज़न फॉरेस्ट के बिल्कुल बीचों बीच से कॉन्फ्रेंस कंडक्ट की गई। इसका मकसद ये था कि 3 साल बाद रियो समिट के जो फ्रंट लाइन कम्युनिटीज हैं उनके लिए जो है वो क्लाइमेट एक्शन बहुत जरूरी है और फाइनेंस बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे बिल्कुल ये ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ की डिबेट जारी है। इसके अलावा साथ साथ पाकिस्तान के जो अभी कुछ पहले आपने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी कही कि आप जो है वो मालिक को अकाउंटेबल कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपके मुल्क में क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो इसमें बहुत बड़ा ये हम लोग ब्रेक थ्रू देखेंगे अगर इस फॉर्म में कोई डिसीजन हो जाता है कि ग्लोबल नॉर्थ के जो ममालिक हैं जो कहते हैं, जैसे आपके वाली बात की क्लाइमेट चेंज पे हम इस तरह से नहीं करेंगे, उसकी अकाउंटेबिलिटी को कैसे इंश्योर किया जाए। यही पाकिस्तान का भी स्टांस है कि ट्रांसपेरेंट फाइनेंसिंग की जाए, जो कि ग्रांट बेस्ड हो, लोन बेस्ड नहीं हो। हम मजीद कर्जों में नहीं कर सकते। क्लाइमेट चेंज में हमारा इतना हाथ नहीं है जितना कि ममालिक का है जो आज तरक्की याफ्ता ममालिक बनकर बैठे। लेकिन पाकिस्तान को डेफिनेटली उसका अफेक्ट तो हो रहा है। जब वज़ीर आज़म ये कहते हैं कि ऐसे साहिली इलाके हो गए, आपके दरियाई इलाके हो गए, वहाँ की रिहेबिलिटेशन हो गई, वहाँ के लिविंग नॉर्म्स को चेंज करना पड़ेगा हमें, और वो बहुत अरसे से हमने लिविंग नॉर्म्स बनाए हैं, ख़राब किए हैं, हमने वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन की है, हमने टूरिज़्म को गलत तरीके से वहाँ पर फ़रोग दिया है। क्लाइमेट चेंज से आपके टूरिज़्म का टाइम अब चेंज हो जाएगा। जून जुलाई में मुझे नहीं लगता कि अब वहाँ पर टूरिज़्म हो सकता है, जिस तरह से अर्ली मॉनसून आ रहा है। ये सारी एक ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको पूरा मेंटल शिफ्ट करना पड़ेगा। क्लाइमेट चेंज इतना वास्ट सब्जेक्ट है, हर एक चीज कनेक्टेड है। आपको आपकी कोस्टल कम्युनिटीज या दरिया की करीब कम्युनिटीज या किसान, सिर्फ इनको नहीं, आपको अपने कम्युनिटीज में देखने जो आप पहाड़ों पे रह रहे हैं, जो ग्लेशियर्स के साथ है। अब देखिए हम आपके ग्लेशियर्स के पिघलने का रेट जो है वो 300% हो गया अचानक पिछले 2 साल में। इसका मतलब है कि वहाँ से माइग्रेशन होगी, वहाँ से कम्युनिटी मूव करेंगी शहरों की तरफ। आपके शहर क्या इंफ्रास्ट्रक्चर इस काबिल है कि वो 40 डिग्री से ऊपर जो है वहाँ पे लोग रह सके बगैर एयर कंडीशन के, या सबको एयर कंडीशनर आपको देना पड़ेगा? क्या आपके जंगलात का कवर इतना है कि वहाँ पे जो है वो एब्जॉर्ब कर सके कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है? ये सारी चीजें आपका क्लाइमेट चेंज सब्जेक्ट सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज की हद तक नहीं है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको इस वास्ट सब्जेक्ट को कवर करना होगा, आप इसे इग्नोर भी नहीं कर सकते, और आपको बहुत जल्दी एक्शन लेने होंगे। डॉक्टर शुक्रिया फॉर योर टाइम, इज़ वंडरफुल टू होस्ट यू वन मोर टाइम ऑन द शो। जनाब, आज है एक अहम दिन, आज है बच्चों का आलमी दिन। वैसे तो मैं कहती हूँ कि हर दिन ही बच्चों का होता है। लाइफ इज़ अबाउट लुकिंग एट चिल्ड्रन एंड लिविंग हाउ दे लिव देयर लाइव्स।
लेकिन इस दिन का मकसद ये है कि बच्चों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़, उनकी फ़लाह बहबूद और तालीम, सेहत, हिफाजत के अहम मसाइल पर आवाम की तवज्जो दिलाई जाए। हर दिन यानी 20 नवंबर को मनाया जाता है हर साल, और इसकी बुनियाद अक़वाम मुत्तहिदा के बच्चों के हकूक़ के अलामिये और कन्वेंशन की मंजूरी की याद दहानी पर रखी गई है। बैनुल-अक़वामी सतह पर यह दिन बच्चों के लिए आलमी यकजहती का पैगाम भी देता है, ताकि दुनिया के हर कोने में बच्चों को बराबर के मौक़े और महफूज माहौल मैसर हो। आज का दिन हमें याद दिलाता है कि हर बच्चा अपनी ज़िंदगी के इब्तदाई सालों में तालीम, खेल और सेहत की सहूलियात का हकदार है। पाकिस्तान में भी बच्चों की तरक्की और तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुख्तलिफ इक़दामात किए जा रहे हैं। मुल्क भर में तालीमी और सेहत के प्रोग्राम्स को बेहतर बनाने के लिए खुसूसी हुकूमती मनसूबे, स्कूल्स में सहूलियात और वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स मुतारिफ कराए जा रहे हैं। बच्चों के हुकूक के लिए क़वानीन की अहमियत को बढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल, और हर बच्चे की आवाज़ सुनने के लिए कमेटियाँ स्कूल सतह पर नुमाइंदगी को यकीनी बना रही हैं। आलमी सतह पर बच्चों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और उनके फ़लाह के लिए यूनिसेफ और दीगर आलमी इदारे सरगर्म अमल हैं। वो तालीम, सेहत, खुराक और तहफ़्फ़ुज़ की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए ममालिक के साथ ताउन करते हैं ताकि हर बच्चा एक महफूज और खुशहाल ज़िंदगी गुजार सके। आज का दिन ना सिर्फ बच्चों की ज़रूरियात को उजागर करता है, बल्कि वालिदैन, असातिज़ा, हुकूमत को भी ये याद दिलाता है कि बच्चों की अपब्रिंगिंग, उनकी तहफ़्फ़ुज़ में माशरे का एक बुनियादी ये ज़रूरत है और बुनियादी उनकी ज़िम्मेदारी है। बच्चों की तरबियत करना, उनकी तालीम के मौक़े उनको फराहम करना, और सबसे ज़्यादा बच्चों की अपब्रिंगिंग में खेल का एक अहम किरदार है। बच्चों के आलमी दिन की अहमियत सिर्फ एक दिन नहीं, बल्कि हर दिन बच्चों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और उनकी तरक्की के लिए जद्दोजहद की याद दहानी है। तो पूरी दुनिया में सारे बच्चों को, पूरी दुनिया से लेके हमारे अपने घरों में उन बच्चा पार्टीज़ को हैप्पी चिल्ड्रंस डे आपको। एंड वी अश्योर यू एज पेरेंट्स, एज मामू, एज बाकी सारे रिश्ते के हम हैं आपके साथ। आप सिर्फ हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और खिलखिलाते रहें। आपके दम से हमारे उस छोटे से गुलशन में वो तरोताज़गी और वो तवानाई है। वेल, एक और चीज़ है सादिया, और वो मैं शेयर करना चाहता हूँ। पिछले दिन ये चित्राल से एक फुटेज सामने आई, आपको नज़र आ रही है क्या? जी, स्नो लेपर्ड। जी, चित्राल के पहाड़ एक बार फिर नायाब और दिलकश मेहमान के कदमों से गूंज उठे हैं। मादूमियत के ख़तरे से दो चार ये जो बर्फ़ानी चीता, बर्फ़ानी तेंदुआ, स्नो लेपर्ड, ये गरम चश्मा की मनूर वैली है, वहाँ दिखाई दिया। अच्छा, गरम चश्मा एक तो ऑलरेडी हाई एल्टीट्यूड पे, लेकिन जो मनूर वैली है वो थोड़ी सी डाउन एल्टीट्यूड है, और वहाँ पे इसका नज़र आना, और देखें कितने आराम से चहलकदमी करता हुआ जा रही है। बिल्कुल, बर्फ़ानी तेंदुआ दुनिया के चंद ही खित्तों में पाया जाता है, एंड वी आर ब्लेस्ड कि ये पहाड़ी जो तेंदुए हैं ये हमारे यहाँ भी मौजूद हैं। और एक टाइम पे इनकी नस्ल इंस्टेंट हो रही थी, और हमने कोशिश करके इनके नंबर्स को बढ़ा लिया है। खूबसूरती और ताकत की अलामत समझा जाता है। स्नो लेपर्ड आमतौर पर 18,000 फीट की बुलंदी पर रहता है, और अपनी खूबसूरत नीली आंखों और धुंधले धब्बों और शानदार फुर्ती से सबको हैरान भी करता है, और किस तरह से ये अपने आप को कैमोफ्लाज कर लेता है अपने सराउंडिंग्स की जो एनवायरनमेंट है उसमें। घोस्ट ऑफ द माउंटेन कहा जाता है भाई इन्हें, बिकॉज ऑब्वियसली जैसे शादी ने कहा कि ये कैमोफ्लाज कर लेता है। महकमा जंगलियात के मुताबिक इस नायाब जानवर का दोबारा दिखाई देना खुश आइन जरूर है, मगर इसके साथ एहतियात भी बहुत ज़रूरी है। आवाम को वहाँ यह हिदायत कर दी गई है कि बर्फानी तेंदुआ नजर आने की सूरत में पुरसकून रहे और कम से कम 100 मीटर का फासला रखे, भगाने या इश्तियाल दिलाने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। एट द सेम टाइम आई रियली वांट टू से कि इनको मारने की ज़रूरत नहीं है आपको। प्लीज़ अपनी प्रोटेक्शन के लिए फौरी तौर पर अपने बच्चों को, अपने जानवरों को इनसे दूर कर लें, क्योंकि आम तौर पर यही होता है कि ये फूड की सर्च में आते हैं नीचे, जब इनको वहाँ से जानवरों की और वहाँ जो अनाज और दीगर चीज़ें वहाँ पर मौजूद रहती हैं उनकी स्मेल आती है, और उनको लगता है कि यहाँ पर लाइफ मौजूद है, पहुँचते थे। तो ऐसे में अगर आप उन्हें अटैक कर देते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि उन्हें वहाँ पर ख़तरा है, और फिर वो मुश्तइल हो जाते हैं और आपको भी नुकसान पहुँचा सकते हैं। चलिए, विद दिस हम एक ब्रेक ले रहे हैं, दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक अगेन। लॉन्ग अवेटेड, हम सब इंतज़ार कर रहे थे कि कब हमारी तवज्जो इस तरफ भी आएगी कि बहुत सारा ऐसा वायलेंस जो कि अनकाउंटेड जाता है, यानी कि मेरी जो इस वक्त पॉइंट है वो डोमेस्टिक वायलेंस के लिए है, उसको कौन एड्रेस करेगा। और रुकने कौमी असम्बली शर्मिला फारूकी की जानिब से कौमी असम्बली में पेश करदा घरेलू तशद्दुद के खिलाफ कानून में तरमीम का जो बिल है कसरत राय से मंजूर कर लिया गया है, और ये बिल ना सिर्फ घरेलू तशद्दुद की नई तारीफ पेश करता है बल्कि मुतासरा अफराद के लिए कानूनी तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम करेगा। बिल्कुल, इस बिल के तहत जिस्मानी
जिस्मानी, नफ्सियाती, जिनसी और इक़्तिसादी तशद्दुद को जुर्म करार दिया गया है और मुर्तकिब अफराद के लिए सख्त सज़ाएँ तजवीज़ की गई हैं। हम इस सब पे बात कर लेते हैं। नन अदर देन शर्मिला फारूकी साहबा आज खुद हमारे साथ मौजूद है, रुकन असम्बली पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक। शर्मिला साहबा अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, थैंक यू सो मच। एक तो शो में आने के लिए शुक्रिया और इस इशू को टेकअप करके और उसको इसके मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए हम आपके बहुत ज़्यादा शाकिर हैं। मुझे बताइएगा शर्मिला साहबा, इस बिल में जो है डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन भी बयान की गई है, क्या क्या चीज़ें ये बिल कवर करता है, ज़रा ये बताइए। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और मुझे खुशी है कि आप लोगों ने आज अपने इस प्रोग्राम के अंदर इस बिल को डिस्कस करने के लिए मुझे बुलाया है। एक तो दिस बिल इज़ वेरी क्लोज टू माय हार्ट और 2013 में जब मैं सिंध असेंबली में थी तो जब भी हमने इसके ऊपर कानून साजी करी थी और सिंध ने इसके ऊपर जो लेजिस्लेशन की थी दैट वाज एग्जाम्पलरी। इस कानून के अंदर मैंने कुछ चीज़ें ऐसी ऐड करी हैं जो सिंध वाले कानून के अंदर नहीं थी। ये बिल सिर्फ जो एक आम तासुर जा रहा है कि सिर्फ ख़वातीन तक महदूद है, ये ख़वातीन तक महदूद नहीं है। इसमें ख़वातीन, बच्चे, मर्द हजरात, ट्रांसजेंडर, डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स और एनी वल्नरेबल पर्सन, चाहे वो बूढ़े हो, कोई भी शख्स हो जो एक घर में रहते हैं या किसी न किसी तरीके से उनका एक दूसरे से ताल्लुक है, उन सब के लिए है। और हमने देखा है कि हमारे माशरे के अंदर अब्यूज़ की जब बात करते हैं तो कहा जाता है कि जिस्मानी तशद्दुद हो गया, ये अब्यूज़ है। लेकिन जो साइकोलॉजिकल अब्यूज़ है, नफ्सियाती अब्यूज़ जो होता है, उसके हवाले से कोई बात नहीं करता। और अगर किसी बूढ़े शख्स को उसका बेटा घर में मुस्तकिल तौर पर साइकोलॉजिकल अब्यूज़ कर रहा है कि मेरे ऊपर बोझ हैं या उसको पैसे नहीं दे रहा या उसका ख्याल नहीं रख रहा, उसके मेडिकल एक्सपेंसेस नहीं उठा रहा, ये इकोनॉमिक अब्यूज़ है। दिस इज माशी तशद्दुद। ये भी हमने इसमें डाला है। सेक्शुअल अब्यूज़ को हमने इसके अंदर डाला है। एक खातून अगर वो किसी वजह से हामला नहीं हो सकती और अगर उसके घर वाले जो उस घर में रह रहे हैं उसको मुसलसल ताने देते हैं, दिस इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ सिवियर अब्यूज़। ये तमाम चीज़ें देखिए, इसके ऊपर हम अनफॉर्चुनेटली इतनी बात नहीं करते थे, लेकिन ये शदीद मुतासर करती है ना सिर्फ एक औरत को, मर्द भी होते हैं। अगर मर्द को किसी वजह से कोई इशू है और अगर घर के लोग उसको अगर ताना देते हैं, वो काम नहीं कर सकता है किसी वजह से, उसकी कोई माजूरी है और उसको छुपाया जाता है या उसको ताने दिए जाते हैं, उसको मेंटल टॉर्चर दिया जाता है, दिस इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ अब्यूज़। और इसमें जो शख्स ये करता है उसके लिए तो सज़ा है ही, लेकिन जो उस शख्स को ये अब्यूज़ करने में मदद करता है या बेट करता है, उसका साथ देता है, उसके लिए भी सज़ा है। ठीक है शर्मिला साहिबा, हम आम तौर पर ये बात करते हैं कि ख़ातीन की, अगर मैं ख़ास तौर पर बात करूं, वो प्रूव ही नहीं कर पाते उन पर तशद्दुद इस तरह का, यानी अब्यूज़ तो होता है, कोई उन्हें गालम गलोच कर रहा है, कई बार बहुत सारे हस्बैंड्स या घर के लोग उन्हें ख़र्चा नहीं देते हैं उनके बच्चों का, ये जो इकोनॉमिक एक अब्यूज़ है। लेकिन हाउ डू दे, ख़ास तौर पर ये जो वर्बल अब्यूज़ है, हाउ डू दे प्रूव दैट? देखिए जी, इसके अंदर तो हमने सीधी एक तरीके का रखा है कि एक तो आप अदालत जा सकते हैं, आप जा सकते हैं, या आपके बिहाफ पे जो भी ऑथराइज पर्सन है वो उसके ऊपर जाए। और अब तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है जिसमें ये कहा गया है कि मेंटल अब्यूज इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ अब्यूज। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने अब उसको सेटल कर दिया है। आई थिंक जस्टिस आयशा साहिबा का एक जजमेंट आया है और ये भी कहा गया है दिस इज ऑल्सो अ वैलिड रीजन फॉर डिवोर्स। सो अगर ये चीज़ें अब मंजर आम पर आ रही हैं और एक्सेप्टेंस के लेवल तक जा रही हैं, देखिए इनको प्रूव करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं। अगर एक औरत हो या कोई अग्रीव पर्सन हो, एनीबडी, चाहे कोई घर का ऐसा शख्स हो जिसको उसका बेटा या बहू अब्यूज़ करते हैं, वो अगर जाता है अदालत में तो 7 दिन के अंदर अंदर अदालत ने उसको उस केस को टेकअप करना है। और अगर अदालत ये समझती है कि while looking at the evidence, also circumstantial evidence, क्योंकि जब आप अदालत के सामने जाते हैं ना और जब आप दलाइल देते हैं तो बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं और अदालतों का काम ही ये है कि समझना और वो चीज़ें देखना जो एक आम आदमी अपनी आँख से नहीं देख पाता। और अगर अदालत ये समझती है कि ये अब्यूज़ हुआ है तो वो उस अग्रीव पर्सन के लिए
अब्यूज़र की तरफ से कॉम्पनसेशन भी करेगी। अगर मेरे मेडिकल एक्सपेंसेस किसी वजह से मेरा बेटा नहीं उठा रहा क्योंकि वो मुझे बोझ समझ रहा है, तो अदालत उसको बावर कराएगी कि वो मेडिकल एक्सपेंसेस दे, उसके दीगर एक्सपेंसेस दे। और अगर कहीं तशद्दुद हुआ है, कहीं पर किसी किस्म का कोई फिजिकल भी कोई हार्म किया गया है, तो अदालत ये भी हुक्म कर सकती है कि वो शख्स जिसने अब्यूज़ किया है वो घर छोड़ के चले जाए। ओके मैम, जस्ट वन अगर लास्ट थिंग। if the court feels कि there is severe physical harm, तो वो अदालत ये भी ऑर्डर कर सकती है। फिर प्रोटेक्शन ऑफिसर्स हैं हर लेवल, डिविजनल लेवल के ऊपर हमने इस कानून में रखा है कि आप प्रोटेक्शन कमेटीज बनाएं जो ऐसे वनरेबल लोगों को आगाही भी दे कि आपके ये हुकूक हैं। और देखिए, कानून साजी करना मेरे लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज था, इस कानून को पास कराना। जब ये नेशनल असेंबली में इंट्रोड्यूस हुआ, उसके बाद एक कमेटी में गया, मैं एज एन MNA, एज एन एम्पावर्ड वुमेन, पढ़ी लिखी खातून जो अपने लिए, अपने हुकूक के लिए बात कर सकती हूँ, मुझे इस बिल को डिफेंड करना उस कमेटी में मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। क्योंकि मेरे सामने कुछ ऐसे भी मर्द हजरात बैठे थे और कुछ ऐसी भी खवातीन बैठी थी जो उसको नहीं सपोर्ट कर रही थी, जो कह रही थी कि नहीं जी, ये तो ये जो साइकोलॉजिकल अब्यूज़ है, जो नफ्सियाती अब्यूज़ है, ये क्या बात है, अगर मियाँ को गुस्सा आ गया, उसने डांट दिया तो क्या वो जेल चला जाएगा? ये भी बातें मुझे सुननी पड़ी। सही। फिर कुछ ऐसी भी खवातीन थी जिन्होंने वो ओवरवेलमिंगली इसको सपोर्ट किया, कुछ ऐसे भी मर्द थे जिन्होंने ओवरवेलमिंगली सपोर्ट किया। तो आज भी हमारे माशरे में पढ़े लिखे फोरम्स पे एट द हाईएस्ट लेवल देयर आर पीपल हु विल अपोज दिस। लोग ऐसे हैं जो उसको नहीं सपोर्ट करते, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ कि मेरी जमात की कि मुझे वो स्पेस देती है पीपल्स पार्टी, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की मेहरबानी है कि वो स्पेस देते हैं कि हम इस किस्म की पीपल स्पेसिफिक लेजिस्लेशन करें। और मुझे खुशी इस बात की है कि गवर्नमेंट ने इस बिल को सपोर्ट किया। आजम तारर साहब एज लॉ मिनिस्टर सपोर्टेड दिस बिल, और ये बिल नेशनल असेंबली से पास हुआ। नेशनल असेंबली से भी जब ये पास हुआ तो JUIF की 2 खवातीन ने खड़े होकर इस बिल को अपोज किया। और मुझे दुख इस बात का हुआ कि औरतें खड़े होकर इस बिल को अपोज कर रही हैं। एक औरत, अगर एक औरत का दर्द नहीं समझेगी, या एक बच्चे का, बूढ़े का, या एक ट्रांसजेंडर का, देखिए हमें कहा जाता है ना कि हम सिनफ़े नाजुक हैं और हम ज़्यादा कंपैशनेट हैं, हम समझते हैं। अगर जब वो खड़े होकर अपोज करती हैं तो जब मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये नेशनल असेंबली से पास हो गया है, अब इसने सेनेट में जाना है। बिल्कुल। और मेरी गुजारिश होगी, और मैं आपके चैनल से भी के तवज्जुह से भी ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि अब हर उस सेनेटर की जो उस नेशनल सेनेट में बैठा है, चाहे वो मेरी जमात का हो, चाहे वो किसी और जमात का हो, इफ़ यू वांट टू बी ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री, और अगर आप वाक़ितन समझते हैं कि इस मुआशरे से ये अब्यूज़, चाहे वो ख़वातीन पे हो, मर्दों पे हो, बच्चों के ऊपर हो, ट्रांसजेंडर के ऊपर हो, किसी भी शख्स के ऊपर हो, आप चाहते हैं कि उसका खात्मा हो, तो आपको इस बिल को ओवरवेलमिंगली सपोर्ट करना है और मेजॉरिटी के साथ पास कराना है। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया शर्मिला फारूकी साहबा इस अहम मामले के लिए। आपको एक बार फिर मुबारक हो कि ये आपके तवज्जुह से पास हुआ है। वेल, हम एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। बहुत खुशी होती है जब ऐसे लोगों से मुलाकात होती है जो पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करते हैं। आज ऐसी ही एक खातून हमारे साथ मौजूद हैं, सना सिद्दीक, जिन्हें एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के अवार्ड के लिए नामज़द किया गया है। UNDRR प्रोग्राम ने राइजिंग स्टार लीडरशिप अवार्ड 2025 के लिए उन्हें नामज़द किया सादिया। बिल्कुल, और ये एक ऐसा अवार्ड है जो दुनिया भर में डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन में नुमाया खिदमात अंजाम देने वाली ख़वातीन को दिया जाता है। एंड व्हाट एन ऑनर फॉर अस टू वेलकम हर इन द स्टूडियोज़ टुडे। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो सूरत हाल है, ख़ास तौर पर क्लाइमेट चेंज को लेकर, तो पाकिस्तान इस पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रोल दे सकता है। यहाँ पर जो सिचुएशन है उसको उजागर कर सकता है और दुनिया भर से आइडियाज़ जो है परसीव करके हम अपने मुल्क में भी लेकर आ सकते हैं। सो लेट्स वेलकम सना, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सना, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। प्लेजर ऑल आवर्स। सबसे पहले तो आपको इट इज़ आवर प्लेजर। फर्स्ट थिंग तो ये कि ज़रा हमें इस अवार्ड के बारे में बताइए और ख़ास तौर पे वो यंग जनरेशन जो हमें फॉलो कर रही है उनको बताइए। ये अवार्ड वीमेन इंटरनेशनल एक नेटवर्क बनाया हुआ है फॉर डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन, जिसको UNDRR फैसिलिटेट करता है। और जब भी ये अवार्ड मतलब लाइक इसकी स्पॉन्सरशिप है वो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट करती है। तो ये एशिया पैसिफिक रीजन के लिए पर्टिकुलरली है, क्योंकि हम ज़्यादा क्लाइमेट अफेक्टेड है
उसमें उनको सिर्फ मखसूस औरतों को दिया जाता है जो डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन पे कुछ इनोवेटिव काम कर रही हैं, कुछ उनकी जो लीडरशिप है उनको सराहने के लिए, ताकि फीमेल्स जो हैं वो फील करें, अपने आप को वैल्यू फील करें, उनको रेस्पेक्ट फील हो और लोगों को पता चले कि औरतें किसी से कम नहीं। और साथ ही डिजास्टर आपने बात की है। जी। और अगर साथ ही ये भी अगर हम अपने व्यूअर्स को बता दें कि व्हाई डिड यू गेट दिस अवार्ड। यस, एक्चुअली करंटली जो मैं अभी जॉब कर रही हूँ ये सन फ्लड इमरजेंसी रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट है जो कि प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इंप्लीमेंट कर रहा है। इसको फाइनेंशियल असिस्टेंस है वर्ल्ड बैंक की बेसिस के अंदर। 2 इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज़ हैं, एक इरिगेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध का और दूसरा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। तो मैं जो काम कर रही हूँ वो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में काम कर रही हूँ। मैंने इस प्रोजेक्ट को जब ज्वाइन किया तो एज एन जेंडर स्पेशलिस्ट ज्वाइन किया था। लेटर ऑन 1 ईयर के बाद मैं आई बिकम सोशल सेफगार्ड एंड सेटलमेंट स्पेशलिस्ट और लाइवलीहुड की मेरे पास सितंबर 2023 से ही एडिशनल चार्ज थी। तो जब ये प्रोजेक्ट आया तो हमने इस प्रोजेक्ट के एनवायरमेंटल सोशल मैनेजमेंट प्लान्स बनाए, क्योंकि वर्ल्ड बैंक के अपने 10 स्टैंडर्ड्स हैं कि जहाँ भी कंस्ट्रक्शन के या जो भी एक्टिविटीज़ के काम होंगे तो वहाँ पर कोई इन्वायरमेंटल नेगेटिव इम्पैक्ट ना जाए, कुछ सोशल नेगेटिव इम्पैक्ट ना जाए और वीमेन की इंक्लूजन को हम इंश्योर कर सकें। तो उनके 10 स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए, चूँकि हमारा एक प्रोक्योरमेंट और साथ साथ जो है ना फाइनेंस और एनवायरमेंट और सोशल का एक यूनिट है। उस यूनिट में हम लोग 3 लोग पोजिशंस पे होते हैं, फिर हमारा सुपरविजन कंसल्टेंट्स होते हैं और इसके लिए कैश फॉर वर्क के लिए हमने इंगेज किया था। हमारी 3 पार्टनर्स ऑर्गेनाइजेशन थी, NRSP, SRSO और TRDP। ये हुआ था कि मैंने एज एन जेंडर स्पेशलिस्ट जब ज्वाइन किया तो मैंने उसका जेंडर और जीबी एक्शन प्लान बनाया था और उसमें मैंने कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ थे मेरे कि अगर हम औरतों की तो प्रोफेशनल फीमेल्स को जब हम अपॉर्चुनिटी देंगे तो दे कैन ब्रिंग जो कम्युनिटीज़ की फ़ीमेल्स हैं और फीमेल्स आसानी से राब्ताकारी कर सकती हैं मेल्स के साथ भी और फीमेल्स के साथ भी। और मेरा जो प्रीवियस एक्सपीरियंस था, क्योंकि आई हैव मोर देन 15 years एक्सपीरियंस इन डेवलपमेंट एंड पब्लिक सेक्टर, तो बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस मैंने डिसाइड किया था। और मेरी जो जेंडर की स्पेशली टीम थी वाशिंगटन DC से, हमारी पाकिस्तान की टीम, उनको था कि भाई आप बहुत एम्बिशियस जो है ना वो प्ले कर रही हैं, जब हमारे PC1 में नहीं है, पेड में नहीं है, तो अब क्यों चीज़ें डाल रही हैं कि स्टाफिंग करवाएंगी, रेगुलर कंसल्टेशंस होगी और आप इंश्योर करेंगी सारी चीज़ें। लेकिन बस मुझे था कि मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं ग्राउंड पे काम करती हूँ, मैं इंटीरियर सिंध से बिलोंग करती हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा श्योर थी कि मैं आई कैन अचीव द टारगेट। सना ये तो यहाँ पे जो अपनी जिम्मेदारी समझ के करना चाहता है उसको कहता है यार छोड़ो ना, जब सब सही चल रहा है तो तुम्हें क्या ज़रूरत है। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन ये बहुत ही अहम चीज़ है पाकिस्तान। हमने अभी इस सेगमेंट में बात भी की, कल वज़ीर आज़म ने भी कहा अगले साल आने वाली तबाहियों के लिए अभी से तैयारी करें। अब हम एज अ नेशन कितना प्रिपेयर्ड हैं इस चीज़ के लिए, और जब आपने लोगों को समझाया, उनकी समझ में आया, फिर उनको समझाने से इसमें कितनी मदद मिली आपको? फैसल साहब पे जो आ रही थी ना पॉइंट पे, वो शायद लेंदी हो गया, वो ये था कि जब आप डिज़ाइंस जब बना रहे होते हैं ना, उसमें कम्युनिटी की इंक्लूजन को इंश्योर कर रहे हैं। UNDRR इस बात को बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहा है कि आप कम्युनिटी इंक्लूसिव डिज़ाइंस बनाएं। हम क्या होता है कि जब हमारे इंजीनियर्स जाते हैं तो वो अपने हिसाब से बहुत अच्छा डिज़ाइन सारी चीज़ें कर लेते हैं, लेकिन जो हमारी वहाँ पे रिस्क आ रहे होते हैं, जो भी क्लाइमेट इफेक्ट हैं, लाइक फ्लड आया, पानी का फ्लो कहाँ से था, उनको क्या परेशानियों का सामना करना, एक्सेस किस तरह से क्यों, वो वहाँ के लोग जानते हैं कि रूट कौन से। जब हम डिज़ाइन में, तो इस प्रोजेक्ट की जो खासियत थी, हमने हमारी जो कम्युनिटी कंसल्टेशंस थी वो प्लान थी हमारी कि हम इनिशियल स्टेज पे करवाएंगे और देन हम जो है ना वो मिड में करवाएंगे और एंड में होगी हमारी। हमने क्या किया, मैंने चूँकि जब जनरल एजुकेशन प्लान बनाया तो मैंने कहा नहीं, हम इसको रेगुलर करेंगे और साथ साथ हमने कहा कि लोग इसको अनस्किल्ड जो लेबर है हमारी वो वहाँ की लोकल कम्युनिटी होगी। तो डिज़ाइन में जब आप लोगों को शामिल करते हैं ना तो उनको रिस्क का मालूम है, क्योंकि वो अफेक्ट हुए ना। फ्लड 2022 ने देखिए कितनी तबाहियाँ मचाई और उसमें कम्युनिटी ज़्यादा मुतासिर हुई, स्पेशली ख़वातीन मुतासिर हुई। तो हमने उनको मौका दिया कि वो आएँ और डिज़ाइन का पार्ट बने। उन्होंने हमें बताया कि कहाँ से क्रॉस ड्रेनेजेस बनाने। तो जो दूसरा हमारा जो प्रोग्राम था जिसमें UNDRR ने बहुत ज़्यादा फोकस किया, वो था कि हमने कैशुअल वर्क पे काम किया था। ठीक है, बहुत शुक्रिया सना, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक आपको अवार्ड के लिए। बहुत शुक्रिया आपका। तो जनाब आज के प्रोग्राम से इतना ही, दीजिए इजाज़त। अब आपसे मुलाकात होगी कल, अपना ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।